हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो बाबू कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। चलिए सभी बच्चे एक बार बता दीजिए कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं है। एक बार आप लोग लाइव आइए। सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए आप लोग, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए, क्योंकि आज आपको पता है कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्या पढ़ने वाले हैं, 2009 से 2023 तक का पूरा क्वेश्चन बैंक को खत्म करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को बने रहना है और यहाँ पे ये पूरा क्लास आपको देख के जाना है, ठीक। क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक से हर साल क्वेश्चन आता है और इस साल भी क्वेश्चन बैंक से मिनिमम अगर पूछेगा ना तो 30% से ज़्यादा ही पूछेगा। अगर मिनिमम पूछेगा भी तो 30% से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आ सके। जितने सारे स्टूडेंट हैं एक बार वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कीजिए ताकि जितने भी और स्टूडेंट हैं वो भी आ सके। तो यहाँ आप देखिए आज का जो क्लास होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा क्वेश्चन बैंक का निचोड़ होगा, ईयर बाय ईयर हम लोग क्या करेंगे बाबू, पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे एक बार लाइव आइए और यहाँ पे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम लोग 2009 से लेके 2023 तक का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिए। चलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग लाइक कर दीजिए। गुड मॉर्निंग बाबू, चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए रोजी खान गुड मॉर्निंग। चलिए धीरज शाहिद गुड मॉर्निंग। चलिए बहुत बढ़िया निकिता, बहुत बढ़िया। तो बाबू एकदम आराम से किया जाएगा। वर्षा निषाद बहुत बढ़िया, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा होगा तो आप लोग घबरा के भागिएगा मत, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको भागना किसी को नहीं है। चलिए आप देखिए नंबर नोट कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो 91 35 74 20 24 आप इस पे मैसेज करके फटाफट से जुड़ जाइए। तो बोलिए बाबू एक बार यस की शुरू कर दे मैराथन क्लास। चलिए यस बोलिए बाबू फटाफट। 2009 से स्टार्ट करके खत्म होगा कब, तो 2023 में जाके खत्म किया जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल सभी बच्चे एक बार यस बोल दीजिए फटाफट से। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। सानिया परवीन, अमरेश जी बहुत बढ़िया, हमजा बहुत बढ़िया, दिव्या, प्रिया, साहिल बहुत बढ़िया, चांदनी राजपूत, यस सर जी बिल्कुल। तो चलिए बाबू वीडियो को शुरू करते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास को भी शुरू कर देते हैं। तो चलिए बाबू यहाँ पे लाइव आइए और यहाँ पे देखिए 2009 का सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको 10 ही बनाना था, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए 2009 में 10 बनाना था, तो 10 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए उसमें से पहला नंबर क्वेश्चन था यहाँ पे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। और इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर ये करते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहता है। तो ये सब चीजें आपको पता लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे फटाफट से इसका आंसर लगाते चलिए और यहाँ पे आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। आपको पता है ना बाबू, K2SO4 का होता है, पोटेशियम सल्फेट का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2SO4 हमारा अधिक होगा। अगला आज ये क्वेश्चन की प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। 2009 का ये क्वेश्चन है जिसको आपको करना है, ठीक ना पूजा कुमारी। चलिए फटाफट से ये बताइए यहाँ पे कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है, हमारा समय का इन्वर्स होता है, आपको पता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, शून्य कोटि के लिए मोल लेटर इन्वर्स और समय का इन्वर्स होता है किसके लिए, तो ये 0 के लिए होता है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ये सब क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि H3PO4 एक क्या है। ये अभी 2009 का चल रहा है। 2009 में 10 क्वेश्चन आपको बनाने थे और ये 10 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ पे आंसर लगाइए। नंदनी सानी फास्ट कीजिए बाबू, इससे फास्ट अब नहीं होगा, ठीक ना, इससे फास्ट नहीं होगा। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर की H3PO4 क्या है। H3PO4 क्या है, तो H3PO4 क्या है, तो यहाँ आप देखिए क्या है, हम आपको क्या बताएं, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे 4 एक बार घटा दीजिए इससे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, त्रिभाषमिक अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या हो जाएगा, H3PO4 एक त्रिभाषमिक अम्ल होगा, जिसको आपको याद रखना है, ठीक ना सभी बच्चे को। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अर्चना बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे को याद रखना है क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगला आज ये क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है जिसका आयन क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। चलिए बाबू यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से। सत्या यादव, रजनी बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। प्रिया, यस सर जी बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट बाबू, देर नहीं। BBDD, अरे मेरे लाल यहाँ पे जिंक भी नहीं होगा। चलिए फटाफट से सभी बच्चे और बच्चे बता दीजिए 4 का। बहुत बढ़िया, पूछा जाएगा कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु है जिसका क्या होता है बाबू, आयन अनुचुंबकीय होता है। तो ये Zn2+ का होता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है।
क्या हो जाएगा, Zn2 प्लस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए Cu2 प्लस बाबू बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं। जल्दी जल्दी बताइए कि अयस्क में जो अशुद्धि होती है उपस्थित, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो बाबू उसका एक नाम दिया गया है जिसका नाम क्या है, गैंग होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। ये कब चल रहा है, 2009 का ये चल रहा है। और देखिए 2009 में कैसे हल्का हल्का क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए कि निम्नलिखित में से निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था निकाले। बाबू ऑक्सीकरण अवस्था से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है, एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% है। तो चलिए यहाँ पे आंसर लगाइए कि NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। तो NiCO4 में क्या हो जाएगा, निकेल का पूछा है, X कोबाल्ट का होता है 0 × 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, 0 रख दीजिएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करती है। जल्दी जल्दी आंसर बताइए। ऐसी कौन सी दवा है जो बुखार को कम करती है। बुखार में क्या होता है, ज्वर होता है। यानी प्यारे बच्चों कौन है जो ताप को कम करेगी शरीर के। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दवा है जो बुखार को कम करेगी। जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर बता दीजिए। तो कौन सा है, तो बाबू एंटीबायोटिक नहीं है, एनाल्जेसिक नहीं है, ये आराम के रूप में बाबू किया जाता है। इसका उपयोग किसमें, तो यहाँ देखिए बहुत दर्द में एनाल्जेसिक के रूप में किया जाता है इसका उपयोग। लेकिन यहाँ देखिए एंटीबायोटिक का किसमें किया जाता है बाबू, तो यहाँ देखिए बुखार में किया जाता है। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एंटीबायोटिक हो जाएगा बिल्कुल। सबका यहाँ पे क्या आना चाहिए, सबका आना चाहिए क्या बाबू, बिल्कुल राइट आंसर सी आना चाहिए। ये आप लोग याद रखिएगा। अगला आ जाइए कि आप देखिए मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। ये बाबू अभी देखिए 2009 में भी पूछा गया है और 2023 तक ये पूछता चला जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आपको 100% याद रखना है। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। बहु मिथाइल एमीन को कैसे बनाएंगे ये बताइए। तो मिथाइल एमीन को कैसे बनाया जाता है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, मिथाइल एमीन को बनाया जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा कितना बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल, सभी को ये क्वेश्चन बाबू याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एल्किल हाइलाइट को एल्कोहल में बदला जा सकता है, बता दीजिए। एल्किल हाइलाइट, जो आपको बताया जा रहा है कि एल्किल हाइलाइट को एल्कोहल में कैसे बदलेंगे। तो बाबू विस्थापन करके ना बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, सर जी बहुत मजा आ रहा है क्लास करने में, सर जी बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। तो एक बार शेयर मार दीजिए सभी बच्चे। ये देखिए क्वेश्चन है कि एल्किल हाइलाइट को एल्कोहल में हम कैसे बदल सकते हैं। तो बाबू यहाँ पे आपको याद रखना कि विस्थापन करके बदलते हैं यहाँ पे। तो कौन से ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी वाला में है। और ये कब पूछा गया है, तो ये सब 2009 का है बाबू। उसके बाद से फिर 10 का भी ये स्टार्ट होगा। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। अगला आ जी कि कैप्रोलेक्टम का यहाँ देखिए किसका मोनोमर होता है, ये बताइए कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर होता है। ये हम आपको बता दिए कि कैप्रोलेक्टम से निर्मित बहुलक कौन सा होता है, ये आपको पढ़ाएं कि कैप्रोलेक्टम के द्वारा निर्मित बहुलक कौन सा होता है। तो आप उसमें बताते कि केवल नायलॉन 6 होता है ना, ये किससे बना होता है, कैप्रोलेक्टम से बना होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ये ऑप्शन 100% सही होगा। तो आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। तो 2009 में 10 क्वेश्चन था, वो आप लोगों ने बना लिया, ठीक। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पूरा कर लीजिएगा ना ये। तो 30% से 40% कन्फर्म है, क्योंकि इतना क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बिहार बोर्ड की नया नया लाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक से भी क्वेश्चन रहता है। तो 30 से 40% आराम से रहेगा। और आपको बनाना कितना है, मात्र 85% तो बनाना है। तो आप लोग क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके लिए भलाई होगा। ये देखिए अब 2010 में भी क्या हुआ था, 10 क्वेश्चन बनाना था। तो 2010 वाला अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है। तो वो फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है, तो वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से है। किससे है बाबू, वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। यानी क्या होगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, ये बता दीजिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व इसमें से कौन सा नहीं है, जल्दी जल्दी बताइए। तो बाबू लोहा है, क्रोमियम है, निकेल है, मैग्नीशियम नहीं है ना। तो मैग्नीशियम यहाँ पे आप लोग टिक कीजिएगा। क्या बाबू, एमजी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ये भी आपका क्लियर। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला है कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे फास्ट होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत ही जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश किया जाएगा। चलिए कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, CuFeS2 होता है ना। तो कहाँ पे है CuFeS2, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। और आप लोग एक बात मिलाइएगा कि ये क्वेश्चन हर पेपर में है,
यानी इस बार भी आने वाला है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो बाबू कौन सा नहीं है, तो यहाँ देखिए हिमांक का अवनमन है, वाष्पदाब का है, क्वथनांक का उन्नयन, ये सब अनुसंख्या गुणधर्म होते हैं। लेकिन प्रकाश की यहाँ देखिए जो क्रियाशीलता होता है ना, ये हमारा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला आ जाइए, आप देखिए ग्लूकोज में कराइकल कार्बन की संख्या कितनी होती है। एक पूछा जाता है लैक्टिक अम्ल में और दूसरा पूछा जाता है कि ग्लूकोज में। तो यहाँ पे सिंपली आपको ग्लूकोज का बताना है। चलिए एक बार देखते हैं मुस्कान जा, बहुत बढ़िया। ग्लूकोज में कराइकल कार्बन की संख्या 4 4 4 4 और लैक्टिक में पूछेगा तो 1 होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। तो ग्लूकोज में कितना बाबू 4, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि CH यहाँ देखिए I3 में, यहाँ देखिए एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है। जब CH3 में एंटीसेप्टिक की क्रिया होती है ना, तो उसमें आयोडीन होके क्या होता है, आयोडीन मुक्त होकर निकलता है। यानी यहाँ पे लिखा गया कि CH3 यहाँ देखिए CH3 यहाँ देखिए CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है। इसके कारण जो होता है ना, हमारा आयोडीन क्या होता है, मुक्त होकर निकलता है। यानी क्या होगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे भी आप लोग सही कर लीजिएगा। अगला आ जाइए कि ग्लिसरॉल क्या है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग बना रहे हैं, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन हम आपको पढ़ा दिए हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन बैंक पढ़ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन बैंक का 90% हम आपको पढ़ा दिए हैं, वो आप कीजिए, आपको पता चलेगा। चलिए SS फिटनेस बहुत बढ़िया। चलिए क्या होता है फटाफट से बता दीजिए। शाहिद खान, चलिए फटाफट। रोजी खान बहुत बढ़िया। मचा दे हुंकार, नीतीश, अनुराग, सुजीत बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन है कि ग्लिसरॉल क्या होता है। तो बाबू ग्लिसरॉल क्या होता है, तो यहाँ देखिए ग्लिसरॉल जो होता है ना, ये क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है। क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी साथ में याद रखना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ देखिए चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधनों की संख्या कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए भी। और देखिएगा ये पूछा भी कितना बार गया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंधनों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है बाबू, 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। तो यहाँ पे ये भी आप लोग याद रखिएगा, 2 नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे कि स्मेल्टिंग धातु में जब स्मेल्टिंग होता है तो धातु के ऑक्साइड के अपचयन में क्या संयुक्त होता है। तो जब स्मेल्टिंग की क्रिया होती है तो प्यारे बच्चों कार्बन संयुक्त होता है। उसमें क्या होता है, हमारा कार्बन संयुक्त होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या मारिएगा, कार्बन मारिएगा। यानी बी ऑप्शन यहाँ पे भी क्या होगा, आपका पूरा का पूरा सही होने वाला है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा बिल्कुल। और बाबू नाम अभी तो हम बहुत कम लेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबा क्लास चलेगा। तो यहाँ पे प्लीज नाम के चक्कर में कोई नहीं रहेगा। ये देखिए क्वेश्चन के निम्नलिखित में से संघनन बहुलक नहीं है, यानी संघनन बहुलक के द्वारा बनाए गए बहुलक इसमें से कौन से नहीं है। चलिए संघनन बहुलक के द्वारा बनाए गए बहुलक इनमें से कौन से नहीं है। चलिए फटाफट सर जी, हमको भूल गए, प्लास्टिक का शेर नहीं बाबू, पढ़ाई कीजिए। चलिए फटाफट। सुमित शर्मा बहुत बढ़िया। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है। तो देखिए गिप्टिल होता है संघनन बहुलक, यहाँ देखिए PTEE होता है, और यहाँ पे क्या होता है, नायलॉन 66 होता है, लेकिन डेक्रोन नहीं होता है। तो डेक्रोन आपको टिक कर देना है। यही क्या होगा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ये देखिए अब 2010 खत्म हुआ, फिर 2011 में कितना क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बनाने थे। तो फिर 2011 वाला हम यहाँ पे क्या करते हैं बाबू, शुरू करते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। अब बताइए बेरवादार ठोस कौन सा है, बेरवादार ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं। चलिए फटाफट से आंसर बता दीजिए पहले का, जल्दी जल्दी। डी 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 बहुत बढ़िया, सभी बच्चे बताइए, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बता रहे डी, ग्लास ग्लास ग्लास, बहुत बढ़िया। ये सब क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि आसान होते हैं लेकिन ये पूछे जरूर जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी K4AP CN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या होगा बाबू। तो ये भी क्वेश्चन देखिएगा कितनी बार पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता है बिल्कुल। राइट आंसर क्या होगा इसका, D2sp3 होता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे sp3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि जल में यहाँ देखिए सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ये बता दीजिए। जल में सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, फटाफट से आप लोग आंसर बता दीजिए। तो जल में सूर्य के प्रकाश की अभिक्रिया की कोटि किसके अंतर्गत आती है, तो ये शून्य कोटि के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आपको शून्य मारना है, शून्य कोटि के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे भी आपका शून्य राइट आंसर होने वाला है। अगला आ जाएगी ज्वाटर आयन। यहाँ देखिए ज्विटर आयन बनाने के लिए कौन समर्थ है। अब बता दीजिए कि ज्विटर आयन बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समर्थ होते हैं। तो कौन होते हैं, तो यहाँ देखिए H2NCH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, COOH होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है ज्वाटर आयन बनाने के लिए। तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि जटिल यौगिक, यहाँ देखिए इतना दिया है, इसका पूछा जाएगा संभावित यहाँ पे क्या
पॉसिबल यहाँ पे देखिए कॉम्प्लेक्स पूछा गया है, यानी पूछा गया कि इसमें जटिल यौगिक में इतना में पूछा गया कि कितने संभावी यहाँ पे क्या संभव समावयवी होंगे, तो इसमें कितने यहाँ पे समावयवी हैं, यहाँ पे आप लोग एक बार देख लीजिए इसको कितने होंगे, तो यहाँ पे इसमें 2 ही समावयवी हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 मारिएगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए कि यहाँ आप देखिए सेल अभिक्रिया का विद्युत वाहक बल होता है, यहाँ पे देखिए वो अभिक्रिया नहीं दे रखा है, क्वेश्चन बैंक में देखना पड़ेगा कि अभिक्रिया वो क्या था। चलिए ये टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे टाइपिंग वो नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे हम लोग नहीं दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, बस उसमें दिया है ना बाबू, दोनों को क्या कीजिएगा ना, ये 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, दोनों को घटा दीजिएगा, जितना दिया है ना उसमें से दोनों को घटाइएगा ना, तो बाबू आपका कितना निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा 0 पॉइंट माइनस में आ जाएगा। हमको ध्यान नहीं आ रहा है, वो टाइप नहीं करने वाला था, टाइप हो ही नहीं सकता था, इसलिए उसको टाइप नहीं किए। चलिए सांद्रण यहाँ देखिए H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित में से एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 8 नंबर का आप लोग आंसर बता दीजिए। चलिए प्रिया शर्मा बाबू वो टाइप करने लायक था ही नहीं, इसलिए टाइप नहीं हो पाया था, नहीं तो सिर्फ फोटो खींच के पढ़ाना रहता तो हिंदी का रहता सिर्फ। चलिए 8 का बता दीजिए क्या होगा, सी बता रहे, बिल्कुल सभी का राइट आंसर है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सांद्र H2SO4 के निर्जलीकरण में निम्नलिखित में से एल्कोहल में कौन 2 ब्यूटीन देता है, तो हमारा कौन 2 ब्यूटो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 OL देगा, यानी हमारा क्या होगा, हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला आज के निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है बाबू, द्वितीयक सेल हम आपको बताएं ना, समझाएं भी कि द्वितीयक सेल क्या होती है, जिसको फिर से पुनः चार्ज कर दिया जाता है, तो द्वितीयक सेल इसमें से कौन सा हो जाएगा बाबू, फटाफट से बता दीजिए। लेड स्टोरेज बैटरी, यहाँ पे ये सब क्या होते हैं, ये लेड स्टोरेज बैटरी, ये हमारा क्या होगा द्वितीयक सेल होगा, पुनः इसको क्या कर दिया जाता है, चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन ये क्या होते हैं बाबू, सब यहाँ पे प्राइमरी सेल होते हैं, एक बार यूज करके इनको फेंक दिया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। अब बताइए कि बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन सा है इसमें से, तो बायोडिग्रेडेबल बहुलक हमारा हो जाएगा सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज पे आपको टिक करना है, ये भी आपका सही। यानी यहाँ पे हम लोग 2011 तक का देख लिए ना, अब देखिए 2012 में भी 10 क्वेश्चन पूछा गया, तो अब इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, ये भी क्वेश्चन अभी तक पूछा जा रहा है, यानी अभी तक ये सब क्वेश्चन आ रहा है कि सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है, जल्दी जल्दी बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए। यहाँ पे पूछा गया कि सोडियम ऑक्साइड में Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या बाबू 4 होती है, 2 नहीं होता है, 4 होता है, 6 भी नहीं होता है, 4 होता है कोऑर्डिनेशन संख्या, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, 4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए टेट्राहेड्रल आकृति का त्रिज्या अनुपात क्या होता है, ये भी कई बार हम आपको पढ़ा चुके हैं, किसका पूछा है, टेट्राहेड्रल का पूछा है, तो टेट्राहेड्रल का क्या होगा 0.225 से क्या होता है 0.414 होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे बाबू क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। ये देखिए निम्नलिखित में से लायोफिलिक कोलाइड सोल कौन सा है, क्या पूछा गया है, लायोफिलिक पूछा गया, तो लायोफिलिक का उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लायोफिलिक गोंद, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, आप देखिए निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो मात्रा में मतलब प्रचुर मात्रा में क्या होती है भू प्रॉपर्टी पे पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा अगर पूछेगा तो सबसे ज्यादा हमारा एल्युमिनियम पाया जाता है, मुक्त में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे गोल्ड और प्लेटिनम पाया जाता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो सभी बच्चे ये बात ध्यान रखिएगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, तो हम आपको बताएंगे जो हाइड्रोजन ग्रुप के प्रथम सदस्य होते हैं वो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक होते हैं, और जो अंतिम होते हैं जैसे आयोडीन हो गया वो क्या हो जाएगा प्रबल अकारक हो जाएगा, तो शक्तिशाली ऑक्सीकारक क्या हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा, यानी हमारा ए वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आ जाइए निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा, बता दीजिए, किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा बता दीजिए जल्दी जल्दी, किसका आयनिक विभव का मान अधिकतम होगा, पी का फास्फोरस, जल्दी जल्दी बिल्कुल जल्दी जल्दी बता दीजिए। चलिए द किंग आकाश वेरी गुड, सभी बच्चे कर लेंगे, ये पूरा का पूरा करके जाना है आपको, आपका 30 से 40% का सवाल है। तो निम्नलिखित में से किसका आयनिक विभव का मान क्या होता है अधिकतम होता है, किसका फास्फोरस का, पी का, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक, ये हर एग्जाम में पूछा गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, इसको आप लोग याद रखिएगा। हालांकि आपको ये क्वेश्चन याद होगा लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं कि इसको याद कर लीजिएगा किसी भी तरह, क्योंकि ये हर एग्जाम में देखिएगा पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी आकृति होती है जो चतुष्फलकीय होती है, किसकी होती है, NiCl42 का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ पे आप लोग उसको याद करते रहिएगा। चलिए विजय सर जी मेरा कमेंट करते हैं तो मोबाइल हैंग होने लगता है, बाबू
आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, कमेंट नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ देखिए सामान्य सूत्र, यहाँ देखिए CnH2n, यहाँ पे क्या लिखा है CnH2n होगा, टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ देखिए सभी बच्चे यहाँ पे इसका आंसर बता दीजिए फटाफट से, जितने सारे स्टूडेंट हैं। यहाँ पे क्या लिखा है CnH2n+2 पूछा जा रहा है, वाले यौगिक कौन से होंगे। यहाँ पे 8 का फटाफट से आंसर बता दीजिए सभी सारे स्टूडेंट। बहुत बढ़िया, कौन हो जाएंगे, तो ये एल्कीन हो जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे बाबू, फटाफट से बता दीजिए जितने सारे स्टूडेंट है, फटाफट। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे यहाँ देखिए सामान्य सूत्र CnH2n+2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। पूजा बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका आना चाहिए आंसर। सभी बच्चे गुड मॉर्निंग बाबू, आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और जल्दी जल्दी यहाँ पे आंसर देते चलिए। बहुत बढ़िया। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये देखिए क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम, यहाँ देखिए पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। अब बता दीजिए इसमें से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व है ही नहीं। तो वो प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व होता है FeCr और Ni, निकेल, ये सब होता है। क्रोमियम, यहाँ पे लोहा और निकेल होता है, लेकिन Mg नहीं होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है, तो Mg पे टिक कीजिएगा आप लोग। तो Mg हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि निकेल का NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था 7 बार ये टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। इतना ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, बहुत ज्यादा बार, तो ये भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे, बिल्कुल ही ज्यादा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड सर जी, मेरा मैसेज जा रहा है, बिल्कुल आ रहा है बाबू। एक मिनट रुक जाइए, कौन सा बता रहे हैं बाबू, सर जी अमरेश जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक मिनट रुक जाइए, 8 का हो सकता है मिस्टेक हो गया होगा, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ आप देखिए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है सामान्य सूत्र, यहाँ आप देखिए एल्केन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे CnH2n+2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्केन हो जाएगा। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का क्या होता है -2 घट जाता है, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। चलिए C वाला हो जाएगा। अगला आ जाइए, यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निकेल का NiCO4 में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। देखिए बताइए निकेल का NiCO4 में पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। तो NiCO4 का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो यहाँ पे निकेल का पूछा है, X मान लीजिए, कोबाल्ट का 0 होता है और गुणा करना है 4 से बराबर के उधर 0, यहाँ पे 0, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, बिल्कुल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब देखिए 2013 में भी कितना पूछा गया था बाबू, तो 2013 में भी 10 क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, 2013 में 10 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है बाबू। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या, जिसका निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांच हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, तो यहाँ पे कांच पे आप लोग टिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा। देखिए इसी में भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन देखिए 2 बार अभी तक रिपीट हो गया, एक पीछे वाला भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। देखिएगा ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है, और ये बार बार आने वाले क्वेश्चन होते हैं। निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अनुमान अधिकतम होगा, तो K2SO4 का होता है, पोटेशियम सल्फेट का। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम के साथ डोपित करने पे हमको क्या प्राप्त होता है। तो जर्मेनियम धातु को थोड़े से इंडियम के साथ डोपित करेंगे तो हमको पी प्रकार का एक अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन पे कैथोड पे मुक्त क्या होता है। कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इलेक्ट्रोड होता है क्या, कैथोड। और कैथोड पे हमारे क्या जाते हैं, तो हमारे Na पे क्या होता है, सोडियम होता है, और वहीं जाके क्या हो जाता है बाबू, जमा हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा हमारा सोडियम, हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको बहुत बार समझा चुके हैं कि वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो इसमें नहीं समझाएंगे क्योंकि हमको जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पे चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि 96,500 कूलम CuSO4 के घोल में कितना ग्राम, प्यार बच्चों पूछा जा रहा है कि तांबा मुक्त करेगा। तो यहाँ पे कितना ग्राम करता है, तो 31.76 ग्राम मुक्त करता है। ये आपको याद रखना है बिल्कुल। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सभी बच्चों से निवेदन है कि ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अगर वेग इतना दिया है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो बाबू वेग दे दिया, अभिक्रिया की कोटि पता है आपको कि दिए हुए
घातों के मतलब दिए हुए समीकरण के घातों के योग को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो 2 + 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है। बहुत बार ये क्वेश्चन हम आपको समझा चुके हैं, तो आप लोग इसको बना लीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो बाबू मुक्त अवस्था क्या, जिसमें जंग ना लगे, जो जल वाष्प से अभिक्रिया ना करे, जो कुछ भी ना करे बारे बच्चों, उसको किसी भी चीज से मतलब ना हो। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। बाबू क्या पाया जाता है, हमारा सोना पाया जाता है, गोल्ड जो होता है। इसलिए तो प्यारे बच्चों कितना भी आभूषण इसका बनाया जाता है, कितना भी पानी उन्हें डाल लीजिए, कितना भी हो जाता है, उस पर जंग नहीं लगता है, ना कभी लगेगा। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, कौन हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण नहीं करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं निर्माण करता है, इंग्लिश में पढ़ के बताएंगे फिर तो हो गया काम बाबू, बहुत लेट होगा, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारा 2023 तक का देखना है। और इससे अभी थोड़ा थोड़ा यहाँ देखिए पढ़ाते पढ़ाते बहुत ही ज्यादा तेज पढ़ाने लगेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा क्या करता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ पे हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा बाबू, हमारा मोनाजाइट हो जाएगा। और हीलियम गैस पूछेगा तो मोनाजाइट सेंड होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन, अगला है कि यहाँ देखिए निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है कि कौन यहाँ देखिए प्रतिचुंबकीय है। बाबू यहाँ पे देखिए फिर से वो क्वेश्चन आ गया जो एक बार रिपीट हुआ था, इतना ही दिन में प्यार बच्चों, इतना ही देर में फिर से रिपीट हो गया। अब यहाँ पे बता दीजिए क्या होगा, फिर से Zn2+, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी बता दीजिए यहाँ पे कि निम्नलिखित, यहाँ देखिए में से कौन है जो प्रतिचुंबकीय है। तो यहाँ देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है, तो यहाँ पे Zn2+, फटाफट से बताइए, बहुत बढ़िया, डी 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 डी, सबका डी आना चाहिए। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन कितना, इतनी मतलब देखिए इतना जल्दी ये 2 बार क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बाबू प्लीज याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, देखिए 2015 में, 2014 में नहीं था बाबू, 2014 इसलिए नहीं बता रहे थे कि उसमें ऑब्जेक्टिव पूछा ही नहीं था, 2014 में ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा था। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट 2015 में आते हैं, और 2015 में 28 क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए अब इस 28 क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये देखिए दूसरी बार रिपीट हो रहा है, देखिए अभी देखिए ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को देखते चलिए कि कौन सा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। बिल्कुल एसके सुहेल, बहुत बढ़िया है। 1 घंटे में खत्म होने लायक होता तो कर देते, लेकिन तेजी से करेंगे, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 96,500 ग्राम CuSO4 के घोल में कितने ग्राम तांबा मुक्त करेगा बाबू। तो 31.76 ग्राम तांबा मुक्त करता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। अगला आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ देखिए HCl4 की आकृति कैसी होती है। HCl4 की आकृति कैसी होती है, ये हमारी क्या होती है बाबू, स्क्वायर प्लेनर होता है, वर्ग समतलीय होता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए निम्नलिखित में से सबसे प्रबल यहाँ देखिए लिविस अम्ल कौन सा है। अगर पूछेगा बाबू कि सबसे प्रबल लिविस अम्ल, तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, BF3 है और BI3 है। तो देखिए सबसे प्रबल, इसमें सबसे मजबूत हमारा BF3 ही होगा। तो यहाँ पे यही ऑप्शन राइट आंसर दीजिएगा, सबसे प्रबल हमारा BF3 ही होगा, BF3। तो यहाँ पे BF3 ही मारना है, ठीक ना, सभी बच्चे को सबसे प्रबल BF3 होगा, ठीक। तो सभी बच्चे BF3 मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, आप देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दे रखा है। अब ये पूछा जा रहा है बाबू कि ये किस पे निर्भर करेगा। तो ये बाबू यहाँ पे किस पे निर्भर करेगा, तो ये तापक्रम पे करेगा, तभी तो होगा बाबू अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तापक्रम पे निर्भर करेगा, ना उत्प्रेरक पे, ना पूर्ण दाब पे, कुछ भी नहीं करेगा, ये तापक्रम टेम्परेचर पे निर्भर करेगा। अगला आ जाइए कि ये देखिए ये भी फिर से रिपीट हो गया, ये भी दूसरी बार चल रहा है क्वेश्चन कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो बाबू दिए हुए घातों को, मतलब दिए हुए समीकरण के घातों के योग को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, मिलके बन गया 3। यानी देखिए कितना जल्दी जल्दी रिपीटेड हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग प्लीज याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होगा, 3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू, यहाँ आप देखिए कि किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH प्यारे बच्चों घुले हैं, तो विलयन की मोल रहता। चलिए इसको बनाते हैं यहाँ पे छौका फटाफट से। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/20। अब यहाँ पे इसको करेंगे तो इसको भाग देंगे, कितना होगा, शायद हमारा यही होगा बाबू 0.22, यहाँ पे देखिए 25 ही होगा, बिल्कुल होगा यहाँ पे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाते। ये भी 2 बार रिपीट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, HCl हमारा हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ये भी क्वेश्चन 2 बार हो गया, 100% हो गया। इसे भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। देखिए फिर से आ गया वो क्वेश्चन कि कौन नहीं बनाता है। चलिए कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, ये भी 2 बार हो गया। देखिए ये भी 2 बार हो गया। देखिए कितनी बार रिपीटेड हो रहा है
कि कौन हीलियम का मुख्य स्रोत है, देखिए मोनाजाइट है, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जो धातु है वो साधारण तापक्रम पे द्रव होता है, यानी कौन सा ऐसा धातु है जो साधारण तापक्रम पे द्रवित अवस्था में होता है, हमारा क्या होता है, पारा। पारा का प्रतिरोध यहाँ पे क्या होता है, 4K पे 0 हो जाता है। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मी कौन सा है, ये बता दीजिए। सबसे कम भास्मी किसमें से पूछा गया है कि कौन सा होता है, सबसे कम भास्मी कौन सा होगा। चलिए फटाफट से आंसर बता दीजिए 10 नंबर क्वेश्चन का, जितना जल्दी हो सके फटाफट से। NF3 बहुत बढ़िया, NF3 होगा, NF3 शाहिद खान बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए मुस्कान निषाद बहुत बढ़िया, NF3 होगा बिल्कुल, Ni3 नहीं होगा, NF3 होगा बाबू। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में गलती भी दिया रहता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NF3 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी H2SO4 क्या है, या एक प्रकार का अम्ल है बाबू, H2SO4 एक अम्ल है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए आप देखिए निम्नलिखित में से हरा थोथा किसे कहा जाता है बाबू, यहाँ आप देखिए हरा कशिश पूछे या हरा थोथा किसे कहा जाता है, तो बाबू हरा थोथा किसे कहा जाएगा, जल्दी जल्दी। FeSO4 इंटू 7H2O को, कि यहाँ आप देख लीजिए CuSO4 यहाँ पे इंटू 4H2O को, कि यहाँ देखिए CuSO4 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 7H2O को, तो यहाँ पे बता दीजिए किसको कहा जाएगा। 12 का क्या जवाब दीजिएगा। देखिए बहुत उलझाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पढ़ा चुके हैं, गलती तो नहीं करेंगे आप लोग, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeSO4 इंटू 7H2O को कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। अगला आ जाइए कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसको हम लोग संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, तो आपको पता है कि जो डी ब्लॉक का तत्व होता है ना, उसे हम लोग क्या करते हैं, संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, तो ये भी याद रखना है। चलिए सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किस विधि के द्वारा किया जाता है। जितने भी सल्फाइड आपके अयस्क होते हैं उसका समाहरण आपको किस विधि के द्वारा करना रहता है, तो यहाँ आप देखिए फेन उत्प्लावन विधि बोलिए या झाग उत्प्लावन विधि, उसी से किया जाता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप के तत्व हैं। अब यहाँ पे देखिए सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य होता है, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य होता है, तो सोडियम किस ग्रुप का सदस्य बाबू, यहाँ पे आपको बताना है ग्रुप 1 का ये सदस्य होता है सोडियम, ठीक ना। चलिए धर्मेंद्र, चलिए फटाफट, कुमारी दर्पण बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी बच्चे यार आ जाइए लाइव एकदम फटाफट से। अगला यहाँ पे आ जाइए कि भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक, ये भी देखिए 2 बार रिपीट मार दिया ना, आप लोग देखते चलिए कौन क्वेश्चन कितनी बार रिपीट मार रहा है। देखिए 2 बार ये रिपीट कर दिया, यानी भू प्रॉपर्टी पे सर्वाधिक क्या पाया जाता है, हमारा एल्युमिनियम पाया जाता है। एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भार अनुसार, तो हमारा एल्युमिनियम होता है। अगला आ जाएगी मालाकाइट अयस्क किसका सूत्र होता है, यानी मालाकाइट का अयस्क कौन सा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करने वाले, मालाकाइट का सूत्र मतलब मालाकाइट का, प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका अयस्क है मालाकाइट, जल्दी जल्दी। बी कॉपर कॉपर कॉपर, वाह मेरे शेरो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मालाकाइट बाबू क्या हो जाएगा, कॉपर, कॉपर हो जाएगा, कॉपर, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। अगला आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ देखिए कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, तो CuFeS2, CuFeS2 कहाँ पे है बाबू, CuFeS2 यहाँ पे है, तो कॉपर पाइराइट का सूत्र भी हमारा सी वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है, तो एल्युमिनियम का अयस्क क्या है बाबू, बॉक्साइड होता है ना एल्युमिनियम का अयस्क बाबू, वो Fe का हो जाएगा, हेमेटाइट, ये डोलामाइट Mg का हो जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाए K4FeCN6 एक क्या है, जल्दी जल्दी, K4FeCN6 एक क्या है, K4FeCN6 एक क्या है, K4FeCN6 एक क्या है, तो यहाँ बताना है कि यह डबल साल्ट नहीं है, यह जटिल लवण है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जटिल लवण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाए कि एल्कीन का सामान्य सूत्र। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि एल्कीन का, तो एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन का क्या होगा, CnH2n, तो यहाँ पे 21 का भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, बहुत बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए इथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, इथेन है ना, तो बाबू इथेन में क्या होगा बाबू, sp3 होगा यहाँ पे कार्बन का संकरण, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला आ जाएगी कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण हमको क्या देता है, फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे फटाफट से बता दीजिए। चांदनी राजपूत बहुत बढ़िया, मुस्कान झा, पूजा कुमारी बहुत बढ़िया, 30 से 40% आज कंफर्म हो जाएगा, पक्का है। ये देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण हमको क्या देता है, HCHO देता है, यहाँ पे आपको याद रखना है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन की सामान्य ताप एवं दाब पे किसी, यहाँ गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है, तो सामान्य ताप एवं दाब पे किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाएगी इथाइन में पाई बेंडों की संख्या कितनी होती है, इथाइन है ना बाबू, यहाँ आप देखिए इथाइन है,
इथेन भी नहीं है, इथाइन है। तो 25 का आप लोग क्या लगाइएगा बाबू, फटाफट से एक बार आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी। तो इथाइन में क्या होंगे बाबू हमारे, दो हो जाएंगे, दो इथाइन है ना प्यारे बच्चों, तो इथाइन में दो ही होगा, ये आपको याद रखना है। अगला आज ये क्वेश्चन की आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा बनाया गया, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया था और हेनरी मोसले इसमें ऑप्शन नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग मार दीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया, तो हेनरी मोसले ने बनाया था और इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हमारा डी ही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ आप देखिए निम्नलिखित में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है। बाबू क्षारीय भूमिज तत्व कौन सा है, क्षारीय भूमिज तत्व अगर आपसे पूछे कि क्षारीय भूमिज तत्व कौन सा है, तो आपको बताना है कि जो सोडियम हमारा होता है ना, सोडियम हमारा क्षारीय भूमिज तत्व होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ आप देखिए 28 क्वेश्चन पूछा था ना, हो गया। अब देखिए 2016 में बाबू 28 क्वेश्चन पूछा था, 2016 में हम लोग पहुंच गए, 15 खत्म, अब 2016 में पहुंच गए। 2016 में भी 28 क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं कि सोना धातु यानी Au का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, सोना धातु यानी Au का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है। और तेज करें बोलिएगा तो कर देंगे, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ाने में माहिर है। रिया बहुत बढ़िया, चलिए फटाफट से बता दीजिए। चांदनी बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी जल्दी, चलिए फटाफट से यहाँ पे बता दीजिए कि सोना धातु यानी Au का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड सॉल्ट है। देखिए 2 बार ये भी रिपीट कर दिया, 2 बार ये भी रिपीट हो गया ना कि निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है। तो बाबू लायोफिलिक कोलाइड कौन हो जाएगा, हमारा गोंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, याद रहेगा ना बाबू, बिल्कुल यहाँ पे बी वाला ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से शक्तिशाली ऑक्सीकरण पदार्थ, ये भी 2 से 3 बार अब तक हो गया, देख लीजिए ये 3 बार हो गया अब तक। इसलिए बोलते हैं कि ये सब क्वेश्चन होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाबू, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को याद रखना है। देखिए कितनी बार हो गया 2016 आते आते, कौन सा होगा। तो हम आपको समझाएं कि जो हैलोजन ग्रुप का प्रथम सदस्य होता है प्रबल ऑक्सीकारक अम्ल होता है, जो नीचे का होता है प्रबल अकारक होता है। ये देखिए ये हम आपको बताए थे कि ये 7 से 8 मतलब 5 से 6 बार पूछा गया है। फिर देखिए फिर रिपीट, यानी ये हम बोले थे कि ये हर साल आने वाला क्वेश्चन होता है और इस साल भी आएगा, पक्का है। तो यहाँ पे याद रखना है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। तो NaCl4 का जो आकृति होगी ना, ये चतुष्फलकीय होगी। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाएगी, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है बाबू। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है, तो हो जाएगा 0.693 बटा क्या होता है, K होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला आ जाएगी, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम किससे संबंधित है। बहुत बढ़िया, ये भी क्वेश्चन दोबारा हो रहा है, ये भी क्वेश्चन बाबू दोबारा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है। फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है। तो बाबू ये किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। बाबू किसके, तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से, वैद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ये क्वेश्चन 2 बार हो गया। अगला आ जाएगी, सीने बार किसे कहा जाता है, सीने बार। तो HGS यानी पारा को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, सीने बार कहते हैं। HGS को यहाँ पे हम लोग सीने बार कहते हैं। अगला आ जाएगी, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है किस किस के, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान यहाँ देखिए जो होता है, परमाणु में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं रहता है, ये तो बाहर रहता है। यानी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के ये बराबर होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अगला आज ही क्वेश्चन कि बिना बुझा चूना को जब जल में डाला जाता है तो वो कैसी अभिक्रिया देती है। यानी बिना बुझा चूना का मतलब क्या, एकदम नया कोरा, जिसको जल में ना भिंगाया गया हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उसको कौन सी अभिक्रिया देगी, वो तो उष्माक्षेपी देगी। तो यहाँ पे आपको उसको याद रखना है, उष्मा को छेपेगी। अगला आ जाएगी, यहाँ देखिए डी ऑर्बिटल का आकार होता है, डी ऑर्बिटल का आकार उष्माक्षेपी। यानी प्यारे बच्चों क्या होता है, उबलने लगता है और उसमें से क्या निकलता है। जब चूना को आप लोग देखे होंगे, किसी का घर और पेंट होता है ना, तो चूना को जब जल में डाला जाता है ना, तो वो उबल के उसमें से बहुत सारा भाप निकलता है ना, तो वो क्या देगा आपका, उष्माक्षेपी ही देगा। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। डी ऑर्बिटल है तो बाबू क्या हो जाएगा, डबल डंबल बेल होता है। एस ऑर्बिटल गोलिया, पी ऑर्बिटल डंबल बेल। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, कपड़ा धोने का रासायनिक सूत्र क्या होगा। कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया, कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र। तो बाबू क्या होगा, Na2CO3 × 10H2O होता है कपड़ा धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र। तो ये भी आपको याद कर लेना है। द किंग आकाश बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ये इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, आगे पता चलेगा ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो NS² होता है बाबू। ये आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है, बिल्कुल सही होगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन की बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? वही जिसको जल में नहीं डाला गया है। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा बिना बुझा, सॉरी बुझा हुआ चूना है ना, बिना बुझा CaO। और यहाँ देखिए बुझा हुआ चूना यानी इसमें क्या कर दीजिए? जल डाल दीजिए, OH डाल दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा? बुना हुआ मतलब बुझा हुआ चूना बन जाएगा। तो यहाँ देखिए बुझा हुआ, बिना बुझा नहीं है, बुझा हुआ है जिसको जल डाल के बुझा दिया जाता है, उसको बोलते हैं बिना बुझा। तो बिना बुझा क्या हो जाएगा? इसमें जल डाल दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए बाह्यतम विन्यास 3D6 और 4s2 किसका होता है? तो यहाँ पे Fe का 26। तो यहाँ पे आराम से निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, 18 आर्गन और यहाँ पे 6 24 और 2 को 26। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Fe का हो जाएगा। Fe का होता है, Fe का यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सही आंसर हो जाएगा, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। 26 होता है। यहाँ देखिए आर्गन का हो गया आपका 18 और उसके बाद से निकाल दीजिएगा। यहाँ देखिए बेरोक्स का रासायनिक नाम, यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि बेरोक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? बेरोक्स का रासायनिक नाम तो अगर आपसे पूछे तो बहुत इसमें यहाँ पे कहाँ दिया है, ये सब क्वेश्चन बैंक में मेटाबोरेट दिया होगा, लेकिन आपको मानना है कि सोडियम बेरोक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट होता है। तो यहाँ पे इसको भी याद रखना है। चलिए ब्रोन विकर्षण संबंध दर्शाता है किससे? जो ब्रोन विकर्षण होता है वो संबंध किससे दर्शाता है? तो ब्रोन विकर्षण संबंध दर्शाता है हमारा सिलिकॉन से, सिलिकॉन से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, याद रखना है। चलिए उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक इसमें से क्या होगा? उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक बाबू, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। और कार्बन सबसे ज्यादा ग्रेफाइट में पूछा जाता है, तो इससे भी साथ में याद रखना है। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित अपरूपों में से कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है किसमें? निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत सबसे ज्यादा अधिकतम किसमें? तो ग्रेफाइट में। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कितना आसान आसान पहले क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? फटाफट से बता दीजिए, हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए, जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से, फटाफट से। चलिए हीरे में कार्बन का संकरण क्या होता है? sp3 sp3 sp3। बहुत बढ़िया कुमारी दर्पण, बहुत बढ़िया बाबू, सही कीजिए। सूर्या बहुत बढ़िया। चलिए एक बार बाबू आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो और भी बच्चे आ जाएंगे। तो एक बार लाइक कीजिएगा तो और बच्चों के पास पहुंचेगा और बच्चे भी आ जाएंगे। देखिए हीरे में कार्बन का संकरण sp क्या होता है? 3 होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका आ रहा है आंसर, बिल्कुल सबका आ रहा है, बहुत बढ़िया। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये देखिए 20 नंबर की। यहाँ देखिए कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो बाबू किसी भी कार्बनिक यौगिक में ना कार्बन का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्या होता है बाबू? बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला आ जाएगा श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है किसमें? श्रृंखलन गुण पूछा जा रहा है कि श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा भी किसमें होता है? तो ये कार्बन में ही होता है। तो कार्बन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको भी याद रखिएगा। अगला आ जाएगा यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, जो इलेक्ट्रॉन के साथ प्यारे बच्चों क्या रखता है? स्नेह रखता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हमारा हो जाएगा BF3। बाबू यहाँ पे याद रखना है, BF3 हो जाएगा। तो यहाँ पे BF3 आपको मार देना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा एल्कीन निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया देता है? अभिक्रिया देता है। तो क्वेश्चन बैंक में दोनों दिया है, ये गलत हो जाएगा। अगर पूछेगा कि जो एल्कीन है यहाँ पे, एल्कीन निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया देता है? तो ओनली ये योगात्मक देता है। क्या देता है बाबू? योगात्मक देगा। तो योगात्मक अभिक्रिया पे टिक कीजिएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई कितनी होती है? कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई। तो कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई अगर आपसे पूछेगा तो 1.54 एंगस्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कार्बन का संयोजकता कितना होता है बाबू? कार्बन की संयोजकता होती है ना हमारी, क्या होती है बाबू? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण क्या है? बता दीजिए अब यहाँ पे आंसर। कार्बनिक ठोस की शुद्धता का लक्षण कुमारी दर्पण, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट से। चलिए हसन अंसारी, चलिए हुंकार बैच बहुत बढ़िया, अतुल बहुत बढ़िया, खुशी रोमियो बहुत बढ़िया, विवेक मुस्कान बहुत बढ़िया, सोनम विकास डिम्पी लूसीफर बहुत बढ़िया, गलनांग गलनांग बहुत बढ़िया। चलिए सुमित बहुत बढ़िया, गलनांक 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 बहुत बढ़िया, अरबाज अंसारी गलनांक, अमरेश जी बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी आप लोग एक बार फटाफट से शेयर भी मार दीजिए ताकि और भी बच्चे आ सकें। जल्दी जल्दी बी 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 गल
बहुत बढ़िया, गलनांक यहाँ पे सबका आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं। बाबू यहाँ आप देखिए समुद्री जल में हर जगह अलग अलग दिया रहता है, लेकिन जो बोर्ड नंबर देता है बाबू, सबसे मेन बात है कि आपको बोर्ड किस पे नंबर देता है। यहाँ पे पूछेगा बोर्ड किस पे नंबर देता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये आयोडीन पे ही देता है, तो आयोडीन ही मारिएगा, लेकिन मारिएगा तो आपको सबसे ज्यादा सोडियम में मिलेगा और कहीं कहीं मैग्नीशियम में मिलेगा। इसमें इतना कंफ्यूज है ना आदमी कि पूछ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आयोडीन ही मारिएगा, क्योंकि हम चेक किए हैं बाबू, वो बोर्ड जो जिस आधार पे नंबर देता है वो आयोडीन पे ही देता है, तो आयोडीन ही मारिएगा, क्योंकि आपको नंबर से मतलब है, ठीक ना, तो आयोडीन पे टिक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि यहाँ आप देखिए सीएनजी मुख्य रूप से क्या होते हैं, यानी जो सीएनजी होते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ आप देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस होते हैं उसमें पूछा जा रहा है कि क्या होते हैं। तो यहाँ आप देखिए कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस होता है मुख्यतः उसमें मीथेन होते हैं ना, कंप्रेस्ड नेचुरल जो गैस होते हैं सीएनजी होते हैं, वो क्या होते हैं, मुख्य घटक क्या होता है उसमें, मीथेन। सबको याद रखना है मीथेन, यहाँ पे राइट आंसर। अगला आज ये क्वेश्चन, ये देखिए अब क्वेश्चन कहाँ है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं 2017 पे। अब यहाँ आप देखिए 2017 का क्या करते हैं, 18 को क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2017 को हम यहाँ शुरू करते हैं, ठीक। चलिए ओके सर जी, ओके सर जी, ओके सर जी 2017। चलिए अब यहाँ पे इसको शुरू करें। चलिए अब यहाँ आप देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें भी 28 क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 28 क्वेश्चन में सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। ऐसा कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। सर जी लाइक की संख्या कम है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं ना, इसलिए आप लोग लाइक एक बार कर दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड है जो धातु की तरह, बाबू कौन सा, तो CrO2 क्या करता है, धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। अगला आज ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बाबू बेरवादार ठोस कौन सा हो जाएगा, बेरवादार ठोस का उदाहरण कौन होगा, बेरवादार ठोस कौन सा होता है, तो हमारा क्वार्ट्ज ग्लास जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस भी होता है और बेरवादार ठोस भी होता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, क्या बाबू, क्वार्ट्ज ग्लास। अगला यहाँ पे आज क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जलीय घोल में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित घोल में से पूछा जा रहा है कि किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। तो आपको पता है कि जब तोड़िएगा तो किसका होगा, Na2SO4 का होता है, 0.1 m Na2SO4 का यहाँ पे क्या होगा बाबू, क्वथनांक अधिकतम होगा। तोड़ के आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे कि ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का कारण क्या होता है। यहाँ पे ठोस क्षारीय धातु का हैलाइड का रंगीन दिखाई देने का कारण, बाबू रंगीन एक ही कारण से दिखाई देता है, वो कौन सा दोष होता है, वो एफ सेंटर दोष होता है। एफ सेंटर दोष के कारण ही रंगीन दिखाई देता है। बाकी तो आपको पता है कि इसमें क्या होता है, धनायंश और ऋणायंश गायब होते हैं और उसमें अंतरकाशीय स्थान में चले जाते हैं। लेकिन रंगीन किसके कारण से होता है, एफ केंद्र से होता है। यहाँ देखिए CH, यहाँ देखिए CHI और यहाँ देखिए H2O की यहाँ देखिए स्थिरकत्व, यहाँ देखिए स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है। तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण में अगर आपसे पूछे कि इसमें क्या होता है तो आप लोग आंसर लगा दीजिएगा कि 20.2% HCl होता है। कितना, 20.2%। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, 22.2%। एक मिनट रुक जाइए, चलिए फटाफट 20 होगा ना बाबू, देखिएगा एक बार आप लोग भी। मुस्कान झा 20.2, बिल्कुल एफ सेंटर होगा बाबू, 20.2 होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए कि आप देखिए एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पे देखिए ये 2-3 बार फिर मार दिया रिपीट, यानी ये सब क्वेश्चन क्या होते हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा कितने के बराबर होगी बाबू, तो 1 ग्राम समतुल्य के ना, तो 1 ग्राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, समतुल्य के बराबर होगी, ये आपको याद रखना है। अगला आ जाए क्वेश्चन कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पे, तो ये सक्रिय भार पे, एक्टिव लोड यानी क्या करेगा, ये सक्रिय भार पे निर्भर करेगा। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। अगला आ जाए क्वेश्चन कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए किसके लिए पूछा गया है, शून्य कोटि के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानुपाती 1 के होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना, बिल्कुल इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करता है। उत्प्रेरक बाबू, उत्प्रेरक की बात किया गया सबसे पहले, यहाँ पे देखिए कि ये उत्प्रेरक की बात किया गया है। यहाँ देखिए उत्प्रेरक एक ऐसी वस्तु होती है जो समयावस्था प्राप्त करने पे समय को कम कर देती है, ये आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल
यहाँ पे ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या करती है, समय अवस्था प्राप्त करने से के समय को क्या कर देती है बाबू, कम कर देती है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि आप देखिए सल्फाइड एस्कू का पूछा जा रहा है कि सांद्रण सामान्यतः किस विधि के द्वारा किया जा रहा है। ये भी 2 बार हो गया अब तक, यानी यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि पीछे का ही क्वेश्चन अब आ रहा है, यानी पीछे का ही क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक से जरूर आपका 30 से 40% तो मिनिमम रहता ही है, कभी कभी बहुत ज्यादा बार भी पूछ देता है। जैसे 2015-16 का देख लीजिए, 15 का पूछ दिया था, 16 में बहुत सारा क्वेश्चन। ये देखिए कि सल्फाइड एस्कू को सामान्यतः संकेंद्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो फेन उत्प्लावन या झाग उत्प्लावन के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आज के निम्नलिखित में से कौन त्रिभाषमिक है, देखिए उसमें क्या पूछा गया था, त्रिभाषमिक, और इसी में भी क्या पूछा गया, त्रिभाषमिक ही पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि H3PO4 क्या है, और इसमें क्या पूछा गया कि H3, आप देखिए त्रिभाषमिक इसमें से कौन है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन। चलिए चलिए भोला कुमार बहुत बढ़िया, कुमारी दर्पण, H3PO4, H3PO4 सभी बच्चे यहाँ पे इसको याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बाबू बार बार आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए व्हाइट फास्फोरस यानी P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है। व्हाइट फास्फोरस P4 अणु में पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या सही नहीं है, एक बार बता दीजिए। तो यहाँ देखिए 6p सिंगल बॉन्ड होता है, सही है। 4 सिंगल बॉन्ड होता है, ये नहीं है। 4 को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सब सही है। हमको सही कौन नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको बी वाला ऑप्शन ही सही करना है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, किस संक्रमण तत्व का सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसी दिन पढ़ाया था कि n-1 इंटू डी, और यहाँ पे क्या होता है 1 से लेके -10 तक, और यहाँ पे NS1 और यहाँ पे क्या होता है NS2 होता है। तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित संक्रमण, यहाँ देखिए धातु आयन जिसका यहाँ पे क्या चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। यहाँ देखिए निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसकी चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, तो उसका पूछा जा रहा है कि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाबू कितना होता है, तो कभी भी 3d5 होता है। ऐसी अवस्था में कभी भी 3d5 होता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है, ठीक, इसको भी याद रखना है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सबका आ रहा है, ताजुद्दीन अंसारी बहुत बढ़िया। चलिए सुमित, ऋषि, अभिषेक बहुत बढ़िया, दीपू दीवाना, आरती पटेल, अर्चना बहुत बढ़िया, इमोशनल बॉय बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि आप देखिए K3Cr, यहाँ देखिए OX3 में क्रोमियम का उप संयोजन संख्या कितना होगा। तो बाबू इसमें पूछा जा रहा है कि क्रोमियम का उप संयोजन संख्या कितना होगा। तो बाबू यहाँ पे आप क्या जवाब देंगे, फटाफट से एक बार आंसर बता दीजिए, निकालिए तो फटाफट से। क्या होगा बाबू, OX का -1 और 3 से गुणा कर दीजिएगा, और इधर -3 बराबर को उधर जाएगा +3, यानी +3 ही होगा हमारा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे -3 इधर उधर जाएगा +3, यानी 3 ही हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। किसका पूछा है, क्रोमियम का। तो यहाँ पे आप लोग 1 मिनट 6 बता रहे हैं, 1 मिनट बाबू 6 कैसे होगा जी, 3 होगा ना, +3 होगा ना, +3। तो यहाँ पे आप लोग इसको याद रखिएगा, K3 है तो +3 हो जाएगा। चले 15 का क्या मारिएगा बाबू, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए 3 इधर 3 हो गया, और यहाँ पे इधर -3 प्लस को उधर जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, इधर इसका 3 हो गया, 1 मिनट रुक जाइएगा, निकाल लेने दीजिए, सबसे बढ़िया निकाल लेने से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे निकालते हैं इसको, इसका क्या हो जाएगा बाबू, 1 × 3, यहाँ पे 3 हो गया, इधर हो गया बाबू, यहाँ पे +x हो गया, और यहाँ पे क्या होगा बाबू -3 हो गया, बराबर के इधर 0। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, OX का क्या होता है 1, तो +3, यहाँ देखिए बाबू 3 ही होगा, इसका 3 ही राइट आंसर होगा। 15 का निकालने पे 3 ही आ रहा है, +6, 3 ही होगा बाबू, 6 नहीं होगा, 3 ही होगा, +3 ही होगा, 0 भी नहीं होगा बाबू, उप संयोजन संख्या है ना। चलिए इसको बाद में देख लिया जाएगा। चलिए यहाँ पे 3 ही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए यहाँ पे कोबाल्ट की प्रभावी, यहाँ देखिए परमाणु संख्या इतना है, तो कॉम्प्लेक्स आयन की संख्या कितनी होगी। तो बाबू इसमें कॉम्प्लेक्स आयन कितने होंगे, तो इसमें कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं 36। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, क्या पूछा गया है, कोबाल्ट का। तो यहाँ पे निकलेगा इसका 36, ये आपको याद रखना है। 27 नहीं होगा, 27
36 निकलेगा, 36 यहाँ पे आपको याद रखना है, 36 निकलेगा, यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, गिरगनाहट प्रतिक्रिया बनाने के लिए इथर में Mg डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है बाबू, किसके साथ, तो क्लोरोबेंजीन के साथ प्रतिक्रिया कराया जाता है। तो यहाँ पे कौन से, तो गिरगनाहट प्रतिक्रिया है, तो गिरगनाहट प्रतिक्रिया में Mg डाल के किसके साथ, तो यहाँ देखिए क्लोरोबेंजीन के साथ इसकी प्रक्रिया कराई जाती है। अगला आ जाएगी 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात किया जाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात किया जाता है बाबू, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये किसके द्वारा, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण विधि, वेक्टर विधि और यहाँ पे लुकास परिकार जांच विधि, क्योंकि यहाँ पे तीनों डिग्री का पूछ रहा है तो यहाँ पे इनमें से सभी हो जाएगा, सबके द्वारा होगा। कोई एक पूछता तब यहाँ पे अलग आंसर होता, क्योंकि सभी पूछ रहा है तो यहाँ पे सभी आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि इथाइल एसीटेट और यहाँ पे देखिए CH3MgBr की प्रक्रिया से हमारा क्या बनता है। तो देखिए इथाइल एसीटेट और यहाँ पे CH3MgBr की प्रक्रिया से हमारा 3 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होते हैं। तो कार्बोनिल ग्रुप में बाबू कार्बन परमाणु क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ देखिए प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है बता दीजिए, इस प्रतिक्रिया को बाबू क्या कहा जाता है, एक बार फटाफट से आंसर बता दीजिए। 21 का फटाफट से आंसर बता दीजिए कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो बाबू हम आपको बताए थे ना कि इस अभिक्रिया को बाबू क्या कहा जाता है, तो रोजर-मुंड प्रतिक्रिया कहा जाता है। याद कीजिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, रोजर-मुंड प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो रोजर-मुंड आप लोग मार दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो प्रक्रिया से होके गुजरता है। आपको पता है फॉर्मल्डिहाइड गुजरता है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ देखिए भासमीयता का घटता हुआ क्रम क्या है। भासमीयता का बाबू घटता हुआ क्रम अगर आपसे पूछे तो आप इसका क्या आंसर लगाएंगे। तो भासमीयता का घटता हुआ क्रम क्या होगा, घटता हुआ, तो यहाँ देखिए 3NH यहाँ पे है और यहाँ पे CH2 3 यहाँ पे हो जाएगा और ये 2 हो गया और यहाँ पे देख लीजिए वहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 3। यहाँ आप देखिए बी वाला ऑप्शन ही हमारा सही होगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन ही सही होगा। अगला आ जाएगा, यहाँ देखिए एनिलीन और यहाँ देखिए एसिटल्डिहाइड प्रक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो एनिलीन और एसिटल यहाँ देखिए डिहाइड प्रतिक्रिया करके बाबू हमारा क्या बनाते हैं। 24 का फटाफट से देख लीजिए जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे ये क्या बनाएंगे बाबू, यहाँ पे यहाँ देखिए एस्किप्स यहाँ पे बेस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एस्किप्स बेस बनाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे मीठा शर्करा पूछा जा रहा है कि कौन है। तो यहाँ देखिए सबसे मीठा इसमें तो यहाँ पे फ्रक्टोज है, तो यहाँ पे फ्रक्टोज यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फ्रक्टोज शर्करा सबसे मीठा कौन हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, एंजाइम क्या है। तो बाबू एंजाइम एक आपको पता है कि एक प्रोटीन होता है, एक क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो एंजाइम एक प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, नेचुरल रब्बल किसका। तो बाबू नेचुरल जितना भी होता है ना नेचुरल रब्बल, ये आइसोप्रीन का होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन का होता है। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, आप देखिए टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है। टाइफाइड में बाबू कौन सा प्रतिजैविक प्रयोग करते हैं, आपको पता है क्लोरोफेनिकोल टाइफाइड में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार आया हुआ है। अब देखिए 2019 का हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, वो अलग PDF में है। पहले 20 का देख लेते हैं, फिर उसके बाद से 19 का देखते हैं, वो अलग PDF में। तो पहले इसका देख लेते हैं, उसके बाद से फिर 19 का देख लेंगे दूसरा PDF में। अब यहाँ देखिए Na2 यहाँ पे लिखा हुआ है और Cr यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ देखिए Cu यहाँ पे C2 यहाँ पे O4 में पूछा जा रहा है कि क्रोमियम की संयोजन संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। तो इसमें क्रोमियम का कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे देखिए फटाफट से जल्दी देखिए यहाँ पे क्रोमियम में क्या होगा फटाफट से। तो इसमें निकालिए, यहाँ पे Na2CO2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और उधर जाएगा प्लस। यहाँ पे इसका 6 होगा, निकाल के देख लीजिएगा, इसका 6 होगा 100%, इसका 6 होगा, उसका 3 होगा, इसका 6 होगा। तो इसका 6 निकालिएगा 100% होगा, 6 निकलेगा इसका, निकाल के देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा हमारा सल्फर होता है। ये भी यहाँ पे आपको पता है, ए वाला ऑप्शन सही। अगला आ जाइए, यहाँ देखिए पराशर दाब निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो P = CRT से, ये भी क्वेश्चन आपको पता है, ये भी फटाफट कर देते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला आ जाएगी रासायनिक अधिशोषण अभिक्रियाएं होती है। तो रासायनिक है ना, भौतिक नहीं है। तो रासायनिक अधिशोषण आपको बताएं कि अनुत्क्रमणीय होता है, जिसको पुनः वितरित नहीं किया जा सकता है, पुनः बनाया नहीं जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, आप देखिए कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है। वो कीटोन है ना, तो यहाँ पे क्या है, कीटोन है। अब बता दीजिए 5 का राइट आंसर आप क्या बताएंगे। चलिए कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होगा, चलिए फटाफट से।
चलिए ए और CO नहीं होता है बाबू, C डबल बॉन्ड O होता है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे A वाला ऑप्शन कीटोन का है ये, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। चलिए बाबू अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल भस्म कौन सा है बता दीजिए। इसमें से पूछा जा रहा है कि सबसे प्रबल भस्म कौन सा होगा, 2020 का ये चल रहा है, तो फटाफट से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। तो सबसे प्रबल भस्म इसमें क्या हो जाएगा, तो CH3 का द होल ट्वाइस और NH हो जाएगा, ये क्या होगा, सबसे मजबूत भस्म होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला आ जाएगी किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, ये भी 2 बार आ गया, शायद 2 बार, ये दूसरा बार है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T हाफ का मान क्या होता है, तो बाबू यहाँ पे क्या होता है 0.693/K होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक का अयस्क नहीं है, बाबू जिंक का अयस्क कौन सा नहीं है, जिंक ब्लेड, जिंकाइट, बॉक्साइट। तो बाबू बॉक्साइट क्या है, ये एल्युमिनियम का है, तो यहाँ पे यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कौन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि NiCO4 में निकल गया, ये तीसरी बार आ गया, तीसरी की चौथी बार ये इतना ही देर में आ गया, देख लीजिए तीसरी या चौथी बार ये इतना ही देर में आ गया। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए सर जी। चलिए चांदनी बहुत बढ़िया, ये निकालने का कोई जरूरत नहीं है, जीरो होता है, किसी भी चीज में जीरो से गुणा करते हैं जीरो हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा, निकल का हमारा जीरो निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि रवादार ठोस कौन सा है, ये बताइए रवादार ठोस का उदाहरण क्या होगा। बाबू 20 का क्वेश्चन है कि रवादार ठोस का उदाहरण हमारा हीरा होता है, रवादार ठोस, बाकी रबर, कांच, ये सब क्या होते हैं, बेरवादार ठोस होते हैं। अगला आ जाइए क्वेश्चन की, आप देखिए ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो ओलियम का सूत्र आपका क्या होता है, H2H2O7 होता है, ये भी आपको साथ में याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि एनिलीन में पाई बैंड हमारे कितने होते हैं, क्या लिखा है, एनिलीन लिखा है, तो एनिलीन में हमारे पाई बैंड कितने हो जाएंगे, फटाफट से आप लोग आंसर बता दीजिए। तो एनिलीन में पाई बैंड हमारे 3 होते हैं, एनिलीन में पाई बैंड हमारे 3 होते हैं, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला आ जाइए गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, तो बाबू यहाँ देखिए गैल्वेनिक सेल वो होता है जो रासायनिक को, यहाँ देखिए किस में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कहने का मतलब गैल्वेनिक सेल में जो हमारा एनोड होगा वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होगा, ऋणात्मक होगा, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है, ऋणात्मक होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है, ये तीसरी की चौथी बार ये भी क्वेश्चन है बाबू, ये भी तीसरी की चौथी बार क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए 2020 आते आते तीसरी चौथी बार ये हो गया, यहाँ आप देख लीजिए फटाफट से। बाबू सही है उसका। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रबल, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकारक अम्ल है, तो बाबू क्या कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीकारक कौन होता है हमारा हो जाता है फ्लोरीन, और फ्लोरीन आपको सही करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या होते हैं, यानी एल्कोहल का, तो यहाँ पे कई बार बता चुके हैं कि बॉन्ड OH होता है किसका, एल्कोहल का, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको 100% याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता है, ऐसा कौन सा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेगा, कौन नहीं करेगा बाबू, हमारा कॉपर नहीं करेगा, 100% है कॉपर नहीं करता है, बाकी सब करते हैं लेकिन कॉपर नहीं करता है। अगला आ जाएगी, यहाँ देखिए बॉन्ड COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाए जाते हैं, कौन से एमिनो अम्ल में पाए जाते हैं बाबू, ये आप लोग एक बार आंसर बता दीजिए। तो ये प्यारे बच्चों क्या बॉन्ड NH2 में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ देखिए एल्डोल संघनन में भाग लेता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्डोल संघनन में भाग लेता है। बाबू एल्डोल संघनन में कौन भाग लेगा, तो CH3CHO हमारा जो होता है एल्डोल संघनन में भाग लेता है, तो ये भी यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका पूरा का पूरा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन है कि किसी भी पदार्थ की सक्रिया मतलब क्रिया करने का दर किस पे निर्भर करता है, तो ये देखिए ये भी 2 से 3 बार आ गया अभी तक, तो ये किस पे, तुल्यांकी बारे सक्रिय द्रव्यमान पे करेगा, तो यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है, बाबू उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, अपरूप है, तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद रखिएगा कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है, अपरूप है। चलिए अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में क्या निकलेंगे, तो आपको पता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलायक के अणु ही निकलते हैं, जैसे पानी, दूध, ये सब हो गया, वही सब निकलते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए आप देखिए बेरवादार ठोस क्या है बाबू, फिर से क्वेश्चन आ गया कि बेरवादार ठोस कौन सा हो जाएगा, देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दिया कि बेरवादार ठोस कौन या अक्रिस्टलीय ठोस कौन, तो कांच, देखिए कितनी बार ये आ गया है। चलिए किसी भी यहाँ देखिए अभिक्रिया में उत्प्रेरक का काम क्या होता है,
किसी भी यहाँ देखिए अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है, तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या घटाना इसका ही काम होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये भी 2 बार हो गया ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आ जाइए, यहाँ देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया यहाँ पे दिया है N2, यहाँ देखिए 3H2 और यहाँ देखिए 2HN3 यहाँ पे, तो इसमें ताप में क्या होगा, तो बाबू ताप में क्या होगा, अमोनिया यहाँ देखिए का उत्पाद बढ़ जाएगा। हाँ, इसमें क्या होगा 25 में बाबू, 25 में क्या होगा, अमोनिया इसमें बढ़ जाएगा। यहाँ पे 2 अमोनिया, उधर यहाँ पे क्या हो रहा है 2HNO3 हो रहा है, तो अमोनिया हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो बाबू सभी अयस्क खनिज होते हैं, तो ये तो सही है, सभी अयस्क क्या होते हैं, खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, ये गलत है। यहाँ देखिए ये गलत हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला आ जाएगा, यहाँ देखिए बेंजीन का अणु सूत्र क्या होगा, तो बेंजीन आपको पता है ना बाबू, कई बार बता चुके हैं कि C6H6 हमारा क्या होता है, बेंजीन होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, आप देखिए आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है, तो जो रावल नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन एकदम आसान है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने सही कर दिया। अगला आ जाएगी HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, HCP के यूनिट सेल में पूछा गया है, यूनिट सेल में पूछा गया कि HCP में यूनिट सेल में, तो बाबू आप 12 मारेंगे कि 6 मारेंगे, फटाफट से बताइए। HCP के यूनिट सेल में बता दीजिए जल्दी जल्दी, HCP के यूनिट सेल में। चलिए अर्चना, चांदनी बहुत बढ़िया, दीपू बहुत बढ़िया, फटाफट से बता दीजिए। 6 12 कोई नहीं मारेगा। यहाँ आप देखिए इकाई यानी यूनिट सेल में पूछ दिया ना, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बैंक में 12 दिया है, लेकिन आपको मारना कितना है, 6 पे मारना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए कीटोन यहाँ पे दिया है, कीटोन यहाँ देखिए R और CO और R दिया है, उसके अपचयन यहाँ पे इतना से कराने पर हमको प्राप्त क्या होगा, तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा बाबू, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा जो प्राप्त होगा ना, ये क्या होगा, सेकेंडरी एल्कोहल हमारा प्राप्त होगा। क्या होगा बाबू, सेकेंडरी होगा। तो सेकेंडरी आपको क्या करना है, बिल्कुल ही राइट मारना है। चलिए सेकेंडरी इसका 100% होगा। अगला आ जाएगी पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, क्योंकि जितना ऊपर जाइएगा उसका वायुमंडल दाब आपका कम होते चला जाएगा। जितना ऊपर जाइएगा ना, जितना ऊपर पहाड़ पे चलिएगा, आपको सांस लेने में हर चीज में दिक्कत होगी, यानी क्या होगा, वायुमंडलीय दाब यहाँ पे आपका कम हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए बॉन्ड, यहाँ देखिए CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है बाबू, ये पढ़ाया था ना कि इसको एमिडो ग्रुप कहा जाता है। बॉन्ड यहाँ देखिए CONH2 को क्या कहा जाता है, एमिडो ग्रुप कहा जाता है। तो ये एमिडो ग्रुप हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। अगला आ जाए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है, वो किसमें, तो सब में दिखेगा, लेकिन चीनी के घोल में क्या होगा, टिंडल प्रभाव आपका नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सही। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बाबू, CH3COOH। सिरका में कौन सा अम्ल, देखिए ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल। लूसीफर, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, आप देखिए कि कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है, कौन सा ऐसा कार्बनिक यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देता है बाबू, सिल्वर मिरर जांच कौन देगा, तो बाबू यहाँ देखिए HCOOH देगा, ये आपको याद रखना है, HCOOH देता है, ये आपको याद रखना है। चलिए खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे क्या कहते हैं, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग कहते हैं अयस्क, अयस्क, अयस्क। तो यहाँ पे अयस्क भी सही होगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन मिथोक्सी मीथेन का सूत्र है, अब बता दीजिए। मिथोक्सी मीथेन का क्या होता है, मिथोक्सी यहाँ पे मीथेन ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा OCH3, ये हमारा क्या हो जाएगा, मिथोक्सी मीथेन हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाएगी, निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्या गुण है बाबू, फिर पूछा अनुसंख्या गुण धर्म कौन सा है, तो देखिए प्रासरण, पृष्ठ तनाव, अर्ध आयु, चलकता, ये सब क्या होता है बाबू, ये नहीं होता है, हमारा होगा कौन, प्रासरण दाब हमारा हो जाएगा। तो प्रासरण यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि आप देखिए एल्केनल का सामान्य सूत्र क्या होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या एल्केनल लग गया तो सिर्फ O जोड़ देना है, CnH2n+O, CnH2n+O, यहाँ पे क्या होगा आपका पूरा का पूरा सही होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, 39 का भी मारिएगा, पूरा का पूरा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए फिर से आ गया, देखिए बाबू ये हर बोले थे ना कि ये हर एग्जाम में आता है, हर परीक्षा में आता है, फिर आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा आकृति चतुष्फलकीय है। देखिए कितनी बार, अब तक ये 5 बार हो गया कि नहीं, अब तक ये 4 से 5 बार हो गया कि नहीं, हो गया ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। NiCl4 हमारा क्या होगा बाबू, चतुष्फलकीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की वात्या भट्टी में, तो बाबू वात्या भट्टी में सिर्फ आयरन के ऑक्साइड का ही क्या होता है बाबू, अपचयन होता है। वात्या भट्टी में केवल आयरन का यानी लोहे का ऑक्साइड का ही क्या होता है, अपचयन होता है। तो ये भी आपको बाबू हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौ चुंबकीय प्रदर्शित करता है,
ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो लौह चुंबक को प्रदर्शित करता है? तो कौन करेगा बाबू? CrO2 हमारा क्या होता है? ये लौह चुंबकीय प्रदर्शित करता है। तो हमने ये पढ़ा है 20, अभी हमारा 19 बाकी है, अभी हमारा 19 बाकी है। तो चलिए 19 यहाँ पे हम आपको पढ़ा देते हैं, वो अलग यहाँ पे है, उसके बाद से फिर टाइपिंग किया हुआ है। तो 19 यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं, 19 बहुत ही बढ़िया है, वो आपको करना है। चलिए इसमें यहाँ देखिए, आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, यही एक है जो पेपर के रूप में है, उसके बाद से फिर टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ये क्या है? पेपर के रूप में है, लेकिन यहाँ पे फिर टाइप किया हुआ है। अगला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। चलिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फटाफट से आप लोग इसका आंसर लगाइए। तो चलिए यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लगा दीजिए। कॉपर धातु का पूछा जा रहा है कि संशोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? चलिए कॉपर धातु का संशोधन बाबू, इसके बाद से फिर टाइप किया हुआ है। चलिए 2019 में देखिए कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है कि कॉपर धातु का संशोधन निम्नलिखित में से किस द्वारा किया जाता है? तो कॉपर का किसके द्वारा करते हैं? वैद्युत अपघटनीय संशोधन, याद है ना बाबू? वैद्युत अपघटनीय संशोधन। तो यहाँ पे इसको याद रखना है। चलिए PCl5 पे क्या होता है बाबू? ये हम आपको पढ़ाएं कि जो PCl5 होता है वो क्या होता है। तो ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्सीकारक होते हैं, यानी क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या? PCl5 जो हमारा होगा क्या होगा? ऑक्सीकारक होगा। तो यहाँ पे इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यहाँ पे देखिए पॉलीथीन एक बहुलक होता है किसका? यहाँ पे पूछा गया कि पॉलीथीन एक बहुलक किसका होता है? बाबू यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान देंगे और सभी बच्चे इसका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से बताएंगे। ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि पॉलीथीन एक बहुलक होता है किसका? एथीन का होता है ना, आपको पता है ना, ये एथीन का होता है। तो यहाँ पे आपको इसको राइट मारना है। तो ये भी आप लोग सही कर दीजिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देखिए कि K4APCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या होगा? निकाल लीजिएगा कि निकाला है? क्या मारा है? गलत इसका टिक लगा है। चलिए अब आप निकालिए। K4 है तो K4 का +2 होता है, सही है। लेकिन आप बताइए गलती का है? मारा है, सही तो निकाला है, तो गलत कहाँ है? ये देखिए K4APCN6 का निकाल दीजिए, क्या होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका एक रख दीजिए बाबू। K का क्या होता है? 1, तो 1 गुणे 4 प्लस यहाँ पे क्या एक Fe का x पूछा है, प्लस यहाँ पे Cn का क्या होता है बाबू? -1 होता है। क्या होता है बाबू? -1 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 गुणे 6 बराबर के उधर 0 निकालिएगा, क्या होगा? +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? +2 हो जाएगा। बिल्कुल, ये माइनस में और ये क्या हो जाएगा? प्लस में। ये इधर क्या हो जाएगा बाबू? -2 में हो जाएगा, उधर जाएगा +2 में हो जाएगा, यानी +2 निकल गया। इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? लोहे का क्या होगा? सभी होगा बाबू। लोहे का मुख्य अयस्क क्या होता है? तो बाबू मुख्य अयस्क जो पूछे ना लोहे का, हमारा होता है हेमेटाइट। तो हेमेटाइट आपको क्या करना है? बिल्कुल सही मारना है। बिल्कुल यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? बता दीजिए। जो नाइट्रोजन हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएंगे, ये हमारे क्या होते हैं? फटाफट से आंसर लगा दीजिए। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? विजय कुमार बहुत बढ़िया, स्वीटी बहुत बढ़िया। बहुत ही जल्दी लग रहा है कि खत्म हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन बैंक, क्योंकि 2020 तक समाप्त हो गया। 21, 22, 23 3 साल का बचा है। 210 क्वेश्चन और अर्चना राजहंस बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं बाबू? ये एक अधातु होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधातु होगा, नॉन मेटल होगा। तो नॉन मेटल पे मारिएगा। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये देखिए K3APCN6 प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि ये आखिर होते क्या है बाबू? ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि K3APCN6 क्या है? तो बाबू यहाँ पे K3APCN6 क्या हो जाएंगे? हमारे उप सहसंयोजन यौगिक हो जाएंगे। अब इसी में पूछ देगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -6 और यहाँ पे +3 हो जाएगा, यानी इसका जो निकलेगा ना +3 निकलेगा। इसका जो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर +3 हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन के एल्कोहल का क्रियाशील मूलक, देखिए 2 बार 3 बार फिर हो गया कि एल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है। बाबू आपको पता है ना एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? हमारा होता है बॉन्ड OH। ये क्या हो गया? बॉन्ड OH। बॉन्ड OH कहाँ पे है? तो यहाँ पे है। तो इसको भी आपको टिक करना है, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आज ये क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक, यहाँ पे देखिए नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? ये 2019 का क्वेश्चन है।
ये 2019 का क्वेश्चन है कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो HNO3 कहाँ पे है, HNO3 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो गैस है जल पर एकत्रित नहीं हो सकता है, फटाफट से बता दीजिए कौन सा ऐसा गैस है जो जल पर एकत्रित नहीं होगा, बता दीजिए कौन सा ऐसा गैस है जो जल पे एकत्रित नहीं हो सकता है। 10 का फटाफट से आप लोग आंसर बता दीजिए, 10 का बताइए फटाफट से। SO2 शाहिद खान बहुत बढ़िया, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड ये जल पे एकत्रित नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है SO2 हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणुविक होती है। आपको पता है कि जितने भी जो हमारे नोबल गैस होती है जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, ये सब क्या होती है, एकल परमाणुविक होती है और ये वायुमंडल में ही पाई जाती है, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू, अगला क्वेश्चन है कि हीलियम का मुख्य यहाँ देखिए सूत्र क्या होता है, क्या हीलियम का क्या हो जाएगा, He हो जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, यहाँ देखिए इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, आगे आपको मिलेगा कि इसको क्या कहते हैं। ये बेंजीन है, इसमें एगो एल्कोहल जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या फिनाइल है ना, फिनॉल यहाँ पे है तो फिनॉल यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला आ जाइए, आप देखिए एल्कोहल बनाने में, यहाँ देखिए एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक यहाँ देखिए हाइड्रोजन को किस ग्रुप में क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो इसको हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस में किया जाता है, तो बाबू आपको याद रखना है बाबू किस में, तो हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप में। बाबू यहाँ देखिए कार्बोक्सिलिक में नहीं होगा, पूरा का पूरा गलत होगा। यादवंशी अयर बाबू अभी किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, अभी हम पढ़ाई पे फोकस करें, जल्दी पढ़ा रहे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि फिर यहाँ पे जितना जल्दी होगा, अगर आपका क्लास होने लायक रहेगा तो 2:15 में आपका बायो भी पढ़ा देंगे। अब देखिए क्वेश्चन है कि ओलियम यहाँ देखिए H2 यहाँ देखिए SO4 के साथ यहाँ देखिए कौन सा अवयव क्या होता है, उपस्थित होता है। यानी यहाँ पे आपको बताना है कि ओलियम में H2S के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है, तो बाबू SO3 होता है। ये गलत टिक किया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा SO3 आपका उपस्थित रहता है, क्या SO3। तो यहाँ पे बी वाला ही सही होगा, बी वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही होने वाला है। अगला आ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहाँ देखिए एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में यानी हवा की उपस्थिति में गर्म करना, तो बाबू हवा की उपस्थिति में किसको कहते हैं, तो बाबू हवा की उपस्थिति में जिसे गर्म करते हैं उसे क्या कहते हैं, जारण कहते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जारण कहते हैं, सॉरी भर्जन कहते हैं, सॉरी जारण बोले। हवा की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन और हवा की अनुपस्थिति में गर्म करना जारण, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या है, तो बाबू ये भी पढ़ा चुके हैं कि यह तो प्राकृतिक नहीं है। यहाँ पे क्या होते हैं, ब्यूना N और ब्यूना S जो होते हैं हमारे संश्लेषित बहुलक होते हैं, रबर होते हैं। अगला आज ये क्वेश्चन है, आप देखिए उजला और पीला फास्फोरस क्या है, तो ये क्या होते हैं बाबू, या एक अपरूप होते हैं, उजला और पीला फास्फोरस या एक अपरूप होते हैं, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। अगला आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आप देखिए H2SO4 क्या है, बाबू H2SO4 क्या है, H2SO4 यहाँ पे क्या है, ये एक अम्ल है और ये क्या होता है, अम्ल हमारा द्विभाषमिक अम्ल होता है, तो यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, क्या है, द्विभाषमिक अम्ल है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, ये तीसरी बार पूछा जा रहा है लगातार ये तीसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जा रहा है किसके द्वारा, तो ओस्टावल्ड विधि के द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, तो ये तीसरी बार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी, तो आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्व हमारे 8 होते हैं, 8 होते हैं, तो 8 पे आपको टिक करना है, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है, यानी आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, क्या बाबू, क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे क्षारीय धातु आपका सही होगा। अब देखिए यहाँ देखिए NH3 में N का प्रसंस्करण कितना हो जाएगा, 3 गो, यहाँ देखिए पाई 3 गो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा हो जाएगा, एगो लोन पेयर हो जाएगा 4 गो में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 के लिए हम लोग sp3 लिखते हैं, यहाँ पे क्या होगा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए अमोनिया आद्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है, बाबू नीला कर देता है, ब्लू, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये ब्लू कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आप देखिए इसको क्या कहा जाएगा, तो देखिए इसमें कैसे बताएं कि यहाँ पे एगो कार्बन, यहाँ पे एगो कार्बन और एक के लिए मेथ, 2 के लिए एथ, तो यहाँ देखिए एथ कहाँ पे है, तो इसमें मिथ है और यहाँ पे प्रोप है और यहाँ पे अमोनिया है, बचा क्या है, तो इथाइलेमीन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यहाँ पे एगो कार्बन, 2 कार्बन और 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, यानी इथाइलेमीन हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन आ जाए कि ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं। तो ज्वार कौन कम करता है, तो ज्वारनाशी हमारा क्या करता है, ज्वार को कम करता है। ज्वार मतलब क्या होता है, ताप। ताप को कौन कम करेगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ज्वारनाशी कम करेगा। शुद्ध जल का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पीएच मान कितना होगा, फटाफट से एक बार आंसर बता दीजिए। शुद्ध जल का पीएच मान जल्दी जल्दी एक बार आंसर बता दीजिए। शाहिद खान 7, चलिए फटाफट से। चांदनी, सेल्फ, सूर्या, आलिया, मुस्कान, बहुत बढ़िया। पूजा, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे बताइए शुद्ध जल का। बटरफ्लाई, बहुत बढ़िया। चलिए सभी का आ रहा है 7 7 7 7। चलिए जल्द जल्दी 1 मिनट। ऐसे बेहुदा लड़का है ना कि पूछिए मत। देखो को ब्लॉक करने दीजिए। सब कोई पढ़ रहा है, उसी में बेहुदा की तरह बात कर रहा है कि सर जी को सेटिंग करवा दीजिए प्लीज। बताइए, इतना मेहनत से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं और उसमें तवातोर कमेंट कर रहा है कि को सेटिंग करवा दीजिए। गजब गजब का लड़का है भी यहाँ पे भी, गजब। शुद्ध जल का पीएच मान बाबू 7 होता है, ये आपको याद रखना। अब यहाँ आप देखिए क्वेश्चन है कि संक्रमण तत्व को यहाँ देखिए और भी नाम से जाना जाता है, यानी संक्रमण तत्व को किस नाम से जाना जाता है बाबू, तो संक्रमण तत्व को हम लोग डी ब्लॉक के तत्व के नाम से भी जानते हैं ना। ये भी कई बार 2-3 बार रिपीट हो गया, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखिएगा। बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि यहाँ देखिए पेट में अत्यधिक अम्ल बनने तो रोका जा सकता है। अगर पेट में आपके अम्ल बनता है, अम्ल बनेगा बाबू, एसिडिटी होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो उसके लिए किसका यहाँ देखिए एंटी एसिड का प्रयोग करेंगे, प्रति अम्ल। हम आपको कई बार ये पढ़ा चुके हैं, कई बार। तो पेट में अम्ल बन रहा है तो क्या खाना पड़ेगा, प्रति अम्ल खाना पड़ेगा। अब देखिए कि 1 फैराडे विद्युत धारा में कितने कूलम के बराबर होता है, तो लगभग 96,500 कूलम। 96,500 कूलम कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप लोग इसको मार दीजिएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ देखिए कि यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट को यहाँ देखिए जो जलासन होकर 3 से यहाँ देखिए 3 से लेकर 10 मोनो यहाँ देखिए सेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, वो क्या है। तो यहाँ पे वो क्या हो जाएंगे बाबू, 31 का फटाफट से राइट आंसर बता दीजिए, जितना जल्दी हो सके फटाफट। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, हमारा ओलिगो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओलिगो यहाँ पे सेकेराइड हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना थोड़ा सा हार्ड लेवल के होते हैं, वो हर साल पूछे जाते हैं। अब देखिए सुक्रोज का यहाँ पे शुक्र क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें 11 होता है, O11 होता है। O11 कौन से ऑप्शन में है, तो C20, यहाँ पे क्या हो जाएगा C12, यहाँ पे क्या हो जाएगा H22 और O11 हो जाएगा। तो यहाँ पे B वाला हो जाएगा। अगला आज ये क्वेश्चन यहाँ आप देखिए CH4 में सिग्मा बंधन, तो बाबू CH4 में क्या रहता है, चारों बगल से हाइड्रोजन रहता है ना। इतना हम नहीं करना चाहते क्योंकि लेट हो जाएगा। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यानी 4 गो सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला आ जाएगा यहाँ देखिए डेटॉल का प्रयोग करते हैं बाबू किसकी तरह, तो बाबू डेटॉल का प्रयोग हम किसकी तरह करेंगे बाबू, यहाँ आप देखिए तो ये यहाँ पे लिखा गया है समंकरणहारी, नहीं बाबू, यहाँ पे देखिए किसकी तरह करते हैं, तो एंटीसेप्टिक की तरह करते हैं। ये आपको पता है ना, एंटीसेप्टिक की तरह करते हैं क्या, डेटॉल का प्रयोग। तो एंटीसेप्टिक की तरह लगाना है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला आ जाइए कि CH3COOS का यहाँ पे IUPAC नेम क्या होगा। अब देखिए कौ कार्बन, 1 गो कार्बन तो मैथ, 2 गो कार्बन तो एथ। तो यहाँ पे 2 गो कार्बन है तो एथ देखिए ये मिथ है और ये प्रोपे, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गो के लिए एथ, यानी क्या हो जाएगा एथोनोइक अम्ल हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2 बार हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, चलिए ये यहाँ पे 28 ऑब्जेक्टिव था, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए 20 तक हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 21 की तरफ। 21 को भी बहुत ही जल्दी यहाँ पे सोल्व कर दिया जाएगा। बाकी आपको समझ के पढ़ना है तो 7 बजे हम आपको समझा के पढ़ाएंगे, अभी जल्दी जल्दी कर लीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पे चलते हैं बाबू किसकी तरफ, 21 की तरफ। अब 21 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे 21 की तरफ आ गए आप, और यहाँ से अब आपको टाइपिंग किया हुआ ही मिलेगा। ये देखिए क्वेश्चन है कि निम्नांकित अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल क्या होगा। ये फटाफट से आप लोग इसका एक बार आंसर बता दीजिए। निम्नांकित अभिक्रिया का प्राप्त प्रतिफल, यानी इसका तो गलत है, यहाँ पे उसका प्रतिफल हमसे टाइप नहीं हुआ है तो ये तो निषेध है। अब यहाँ देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, उसका प्रतिफल टाइप करने वाला नहीं था बाबू। अरे इसका आंसर कैसे दे रहे हैं अचानक, उसमें प्रतिफल हम दिए ही नहीं है, उसका लिखा ही नहीं है, तो इसका आंसर कैसे दे रहे हैं, वो टाइप ही नहीं हुआ है। ये देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। देखिए अब यहाँ पे इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी करेंगे। देखिए प्रतिफल बाबू उसमें कोई समीकरण दिया ही नहीं है, तो कैसे आप लोग आंसर लगा रहे थे,
तुक्का। चलिए एटीट्यूड महाराज बहुत बढ़िया रजनीकांत। चलिए ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कृत्रिम मीठा भी करता है। तो देखिए कौन हो जाएगा, सेक्रिन भी हो जाएगा, सोडियम यहाँ देखिए साइक्लोमेट भी हो जाएगा, यहाँ देखिए एस्पर्टिम भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इनमें से सभी होता है। आपका क्वेश्चन बैंक में केवल बी ही दिया होगा। देखिएगा क्वेश्चन बैंक में केवल बी दिया है, लेकिन बी गलती होगा बाबू। कृत्रिम यानी हाथों से बनाया हुआ, मानव के द्वारा बनाया हुआ ये सब है, मानव के द्वारा बनाया हुआ ये सब है। ऑल पे मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है, बता दीजिए। प्राकृतिक बहुलक हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटीन जो होता है हमारा प्राकृतिक बहुलक होता है, प्राकृतिक पॉलीमर होता है, ये आपको पता है। अगला आ जाइए कि यहाँ आप देखिए हेक्सो, यहाँ आप देखिए हेक्सोनेमाइड यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्लेटिनम 4 यहाँ आप देखिए क्लोराइड का सही सूत्र। तो हेक्सोनेमाइड प्लेटिनम 4 क्लोराइड, यहाँ आप देख लीजिए, इसमें तो 4 नहीं होगा, ये गलत हो गया, 2 हो जाएगा, वो 6 होगा, वो 2 होगा। यहाँ पे हमारा जो सही होगा ना बाबू यही होगा, पहला ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए 4 का क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। 4 का जो हमारा होगा प्यारे बच्चों हेक्सानोमाइड प्लेटिनम 4 यहाँ देखिए क्लोरीन हमारा यही होगा सही, और यही हमारा सही होने वाला है। अगला यहाँ पे आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। फिर से पूछ दिया, ये चौथी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो बाबू कौन सा है, कांच हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है। ये देखिए फिर से रिपीट कर दिया, तो यहाँ पे देखिए रिपीट कितने बार होता है। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। हम बोले कि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो बाबू कौन सा अनुसंख्या गुणधर्म है पूछा गया ना, तो है कौन सा हो जाएगा, प्रासरण दाब हमारा है, बाकी ये सब नहीं है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। अगला आ जाइए बाबू यहाँ पे कि मोल यहाँ देखिए Al3+ और Al में अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। तो बाबू इसमें कितने आवेश की आवश्यकता होगी निकालने पे बाबू आपका क्वेश्चन बैंक में कुछ अलग दिया होगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा बाबू, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बैंक में कुछ अलग दिया रहता है। यहाँ पे निकाले हैं हम, इसको निकालेंगे तो टाइम लग जाएगा। ये ऑप्शन दिया होगा, ये गलत होगा। निकालने पे क्या होगा, 2.895 गुणे 10 की पावर 5 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग डी मारिएगा प्लीज। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डी मारिएगा, ए बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। निकालने पे बाबू डी आया था और डी ही इसका पूरा का पूरा सही आंसर होगा, डी ही होगा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। ए नहीं होगा, निकाल के आप लोग देख लीजिएगा बाबू, डी ही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन बैंक में दिया है लेकिन डी होता है। चलिए अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ कौन से हैं, अनुचुंबकत्व बता दीजिए। अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ, अनुचुंबकत्व। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ रहे हैं, मुस्कान झा बाबू, उसका डी ही होगा, निकाल के अच्छे से आप देखिएगा, ठीक ना। चलिए O2 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 बहुत बढ़िया, एक बार आप निकाल के देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा अनुचुंबकीय कौन करेगा, ऑक्सीजन करेगा। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि इथाइलेमिन को बनाया जा सकता है, बताइए इथाइलेमिन को किसके द्वारा बनाया जाता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देखिए किसके द्वारा, तो यहाँ आप देखिए हॉफमैन्स ब्रोमाइड अभिक्रिया। ये कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं कि 4 से 5 बार ये आ गया। तो यहाँ पे आप लोग उसको याद रखिएगा। अगला आ जाए कि कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होता है, कॉपर पायराइड, तो CuFeS2। यहाँ पे कहाँ पे है, CuFeS2। ये भी तीसरी बार है, ये तीसरी बार है। तो देख लीजिए अब यहाँ पे कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है। अब देखिए कि ये क्वेश्चन है बाबू कि 0.01 m, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज विलयन में तनु, यहाँ पे देखिए 0.01 m, यहाँ देखिए Cl2 के विलयन में हिमांक का अनुमान लगभग कितना होगा। तो इसको तोड़िएगा तो लगभग ये 3 गुना होगा, लगभग तिगुना होगा। तो यहाँ पे आप लोग तिगुना पे मारिएगा, बिल्कुल ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि ज्वाटर आयन बनाने के लिए, ये क्वेश्चन अभी कराए हैं, एक बार बताइए तो ज्वाटर आयन बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। ज्वाटर आयन बनाने के लिए किसका, कौन यहाँ देखिए समर्थ है, तो ये तो नहीं है बाबू, ये भी नहीं है। ज्वाटर आयन बनाने के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा समर्थ है, तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2NS यहाँ पे NC और H2 यहाँ पे क्या हो जाएगा COOH हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है आपका क्या होगा, बिल्कुल ही सही आंसर होगा, डी होगा, डी मारिएगा, डी होगा, डी मारिएगा। बाबू क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा गलती भी दिया रहता है, ध्यान रखिएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में, तो बाबू प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड में क्या रहता है, हमारा कार्बन रहता है। तो कार्बन हमारा उपस्थित रहता है, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा। तो शून्य कोटि में आप लोग पढ़े होंगे कि दर और दर स्थिरांक बराबर होता है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यानी दर और दर स्थिरांक क्या होता है, इसमें बराबर होता है, कई बार बता चुके हैं। तो शून्य कोटि में क्या होगा हमारा 0 0, यानी ए वाला ऑप्शन ही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि फिनोल्स को, यहाँ देख लीजिए फिनोल को यहाँ देखिए सिल्सलाइड हाइलाइट में निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा बदलेंगे। ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, गलती नहीं करना है।
बाबू यहाँ आप देखिए फिनोल को क्या यहाँ देखिए सेलिसाइलाइज हाइलाइड में परिवर्तित करना है, तो बाबू किसके द्वारा, तो रोमर टीमर अभिक्रिया हम आपको पढ़ाए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला आज ही क्वेश्चन के यहाँ देखिए प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, यहाँ देखिए Cl3 और प्लस KOH के द्वारा इसकी पहचान की जाती है, तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपका सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि यहाँ देखिए स्कॉर्बिक अम्ल क्या है, तो बाबू स्कॉर्बिक अम्ल हमारा क्या होता है, एक प्रकार का विटामिन होता है, विटामिन, स्कॉर्बिक अम्ल हमारा विटामिन होता है, तो विटामिन पे आपको टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन है कि वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, बाबू ताप को कौन कम करेगा, ज्वर, ज्वर का मतलब क्या होता है ताप, यानी ज्वरनाशी क्या करेगा, ताप को कम करेगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ये देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाइए कि रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं, तो बाबू अगर ऋण आयन द्वारा पकड़े जाएंगे ना तो उसे एफ सेंटर दोष कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर ऋण आयन द्वारा खाली स्थान में पकड़े जा रहे हैं तो उसे हम लोग एफ सेंटर दोष कहते हैं। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए CaNO2, यहाँ पे देखिए NO, यहाँ पे देखिए 3 द होल ट्वाइस में पूछा जा रहा है किसका 1/2 गुणांक क्या होगा, बाबू इसका 1/2 गुणांक क्या होगा, फटाफट से एक बार आप लोग आंसर बता दीजिए। इसका 1/2 गुणांक 3 होगा, निकाल के देखिएगा 3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क श्रवण क्या देता है, तो बाबू हमारा फॉर्मल्डिहाइड देता है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे कि ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव यहाँ पे प्लस में 68 है, माइनस में 250 है और माइनस में 50 वोल्ट है, तो अपचयन शक्ति क्या होगा, तो अपचयन में क्या होता है, जो सबसे पहले जो माइनस में सबसे ज्यादा होता है, माइनस में कौन है ना, आप देखिए माइनस 2.50 वोल्ट, इस ये क्या है, ये B दूसरे स्थान पे है ना, तो ये हमारा हो जाएगा B बड़ा होगा यहाँ पे, ये हो गया। यहाँ देखिए अब यहाँ पे उसके बाद से माइनस में कौन है, ये है C का मान है ना, तो यहाँ पे C का मान क्या हो जाएगा, ये C का मान है, तो यहाँ पे ये C हो जाएगा, यानी C से बड़ा होगा B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या होगा, और A क्या होगा बाबू, A, यानी हमारा A जो होगा सबसे मतलब क्या होगा बाबू यहाँ पे, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा, यानी क्या होगा B बड़ा C से और C बड़ा A से, यानी हमारा ये वाला ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा सबसे पहले जो सबसे ज्यादा माइनस में सबसे ज्यादा मान होता है ना, तो सबसे ज्यादा मान किसका है, देखिए हमारा B वाला का है, तो B हो गया, और यहाँ देखिए बड़ा होगा किससे, तो यहाँ देखिए इससे बड़ा होगा, ये भी माइनस में, तो यहाँ पे इसका मान क्या है C है, और इससे भी बड़ा यहाँ पे क्या होगा C बड़ा होगा किससे, A के, तो ये कितना में है, तो ये प्लस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको बना लीजिएगा, सबसे जो माइनस में रहेगा वो सबसे पहले, उसके बाद से कम माइनस में रहेगा वो रहेगा, उसके बाद से वैसे ही इसको बनाया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, मॉडल पेपर का बाबू देखा जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एंजाइम क्या है, तो बाबू एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है, ठीक, एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है, ये आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्क देखिए फिर से रिपीट हो गया, ये फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा होता है, तो यहाँ पे इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है किसमें, तो बाबू टिंडल प्रभाव बाबू सॉल्व में पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए सॉल्व में। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एल्किल हाइलाइड एवं सोडियम धातु, तो बाबू एल्किल हाइलाइड के 2 अणु और सोडियम धातु के 1 अणु के साथ शुष्क ईथर में किसकी कराई जाती है, तो बाबू ये वुड्स अभिक्रिया कहलाती है, ये पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वुड्स अभिक्रिया हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि Cr, यहाँ आप देख लीजिए H2O, और यहाँ देखिए पूछा जा रहा है कि Cl2 का संकुलन में Cr का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। चलिए Cr का ऑक्सीकरण अवस्था निकाल दीजिए फटाफट से निकाल दीजिए बाबू, क्रोमियम का निकाल दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, 0 में गुणा कीजिएगा 4 से हो जाएगा 0 आपका। अब यहाँ देखिए क्लोरीन का क्या होता है बाबू, -1 होता है, और -1 यहाँ पे 2 से गुणा करिएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर के उधर 1 रहेगा तो इधर से -2 जाएगा, उधर जाएगा +2 में, यानी ये 3 हो जाएगा, तो 3 आप लोग टिक कर दीजिएगा। ये क्या हो गया, 0 हो गया, ये -2 हो गया क्योंकि -1 होता है क्लोरीन का, और यहाँ देखिए इधर -2 हो गया, और उधर में क्या है प्लस है, तो 1 है, तो उधर जाएगा तो ये -2 प्लस में हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा इसका, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसमें है पी पाई और यहाँ देखिए डी पाई, यहाँ देखिए बंधन है। अब बताइए कि निम्नलिखित में से किसमें पी पाई और डी पाई यहाँ पे क्या होते हैं, बंधन होते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो ये किसमें होते हैं बाबू, तो यहाँ देखिए
SO2 और 3 में होते हैं। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है, बिल्कुल ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाएगा वर्ग 16 के तत्व को कहते हैं। बाबू वर्ग 16 के तत्व को क्या कहते हैं? तो बाबू यहाँ पे क्या कहते हैं? कैल्कोजन कहते हैं। कई बार करा चुके हैं, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन कि प्रथम संक्रमण यहाँ आप देखिए श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व कौन सा है? तो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज करता है ना, तो मैग्नीज आप लोग टिक कर दीजिएगा, बिल्कुल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा का यहाँ देखिए क्रमिक रूप से भरता है? यानी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व में 4f ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है? तो बाबू 4f ऊर्जा किसमें क्रमिक रूप से भरेगा? तो ये मुद्रा धातु में भरता है। किसमें? मुद्रा धातु में। यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। बहुत बढ़िया अलका शुक्ला, मनीष, खुशबू, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी कर लीजिए बाबू। अभी बहुत 10% बैटरी बाबू, कैसे भी इसको करा के ही लेंगे, बहुत भले ही बहुत जल्दी जल्दी कराना पड़े लेकिन करा के ही मानेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या होगा? डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन। अगला यहाँ पे आपके सामने है कि K3Cr, यहाँ देखिए CO2 और यहाँ देखिए CO, यहाँ देखिए C2 और O4 और यहाँ पे क्या 3 में क्रोमियम की उप संयोजन संख्या। देखिए इसी में 3 को पूछ दिया, क्रोमियम उप संयोजन संख्या। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हमसे क्रोमियम का 1 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 है ना, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख लीजिए, और यहाँ पे देख लीजिए 1 गुणे 3 हो जाएगा क्रोमियम का। और CO यहाँ पे क्या लिखा है? C2OH लिखा है। तो बाबू C2OH का क्या हो जाएगा बाबू? हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका 1। तो यानी इसका जो निकलेगा ना बाबू 34 का जो हमारा निकलेगा, निकालिएगा इसका, तो यहाँ पे निकल जाएगा इसका 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 ही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे 6 निकाल दीजिएगा, आराम से निकाल दीजिएगा मान भर के। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किसी सेल अभिक्रिया की समयावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या आ जाता है? कोई भी सेल अपनी समयावस्था को प्राप्त कर लेता है तो वो टर्मिनल वोल्टेज उसका 0 हो जाता है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे क्या होगा? बी वाला। चलिए रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है बाबू? 1 परतें होती हैं, क्योंकि ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। ये आपको पढ़ा चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। यहाँ देखिए बाइकालाइट फिनोल के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या प्राप्त होता है? तो बाइकालाइट और फिनोल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे ना तो हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनता है बाबू, याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला है कि उप संयोजन संख्या यहाँ पे K4N आई। आप देखिए CN4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा? आप निकालिए बाबू निकेल का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फटाफट से निकेल का पूछा गया है। और CN का क्या होता है बाबू? यहाँ पे CN का हमारा हो जाएगा क्या बाबू? 1 हो जाएगा, -1। तो जब इसका निकालिएगा ना, तो इसका जब निकालिएगा बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। इसका निकालिएगा बाबू 4 से 4 कट जाएगा, यानी 4 में 4 से घट जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 गुणे 4, 4 यहाँ पे प्लस निकालना है x का, प्लस यहाँ पे देखिए माइनस, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, यानी ये -4 हो जाएगा। तो 4 में 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 प्लस यहाँ पे x, फिर -4 बराबर के उधर 0। ये तो क्या हो गया? 0 हो गया, यानी x बराबर 0 निकलेगा। यहाँ पे आप लोग इसको क्या कीजिएगा? ए वाला ऑप्शन सही कर दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कौन अत्यधिक क्षारीय है? ये बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक क्षारीय है बाबू? सबसे क्षारीय इसमें से कौन सा होगा? ये बताइए। 39 का बताइए अत्यधिक क्षारीय कौन सा होगा? अत्यधिक क्षारीय हमारा हो जाएगा CH3 का, तो होल 2S और NH। ये 2 बार हो गया क्वेश्चन, ये 2 बार हो गया क्वेश्चन, ये 2 बार हो गया क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए बाबू। किसको नहीं समझ में आया? अब ये भी नहीं, अब एक ही कितने मतलब जो कोऑर्डिनेशन है कितना बार निकाला जाए बाबू? आप लोग सीख लीजिए निकालना। यहाँ देखिए 1 गुणे इसका 1 होता है, 1 गुणे 4 निकेल का पूछा है, मानना है बाबू x, प्लस यहाँ पे इसका क्या होता है? -1 होता है। तो यहाँ पे आप यहाँ देखिए कौन सा है आयन जो अनुचुंबकत्व है बाबू? यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cu2+ हो जाएगा ना हमारा, Cu2+ होगा। सभी बच्चे क्या मारेंगे? Cu2+। Cu2+ हमारा बिल्कुल ही सही आंसर होगा। Zn2+ कौन मारा है? सी मार रहे हैं Zn2+। वहां मेरे शेरों अनुचुंबकीय क्या होगा? जल्दी जल्दी सत्या यादव, बहुत बढ़िया। तुम्हारे दर्पण सर जी, क्या हुआ बाबू? बी ऑप्शन Cu2+ होगा, Zn2+ नहीं होगा। अरबाज अंसारी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से मुद्रा धातु कौन सा है बाबू? मुद्रा धातु आपको पता है ना, कॉपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सिल्वर, और यहाँ पे सोना। ये जब हमारा होता है ना, ये हमारा मुद्रा धातु कहलाता है। तो यहाँ पे आपको इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सामान्य यौगिकों के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था? तो सामान्य यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत बाबू वर्नर ने दिया था। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है? बानर, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन में है। तो इसको भी आप लोग सही कर दीजिएगा। अगला आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विक लवण का उदाहरण है? हम आपको बताए हैं
कि जो हमारा क्या होता है द्विक्लमण जो हो गया हमारा, जैसे क्या हो जाएगा हमारा पोटासिलम, पोटासिलम हमारा क्या हो जाएगा द्विक्लमण का उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको भी याद कर लीजिएगा, इसको जल को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बाइडेंटेड लिगेंड है बाबू, बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा है, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया। तो बाइडेंटेड लिगेंड का उदाहरण इसमें से कौन सा हो जाएगा, एथीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा डाईएमीन हो जाएगा, एथिलीन डाईएमीन हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। पायरिमिडीन नहीं है बाबू, पायरिमिडीन कहां से होगा। चलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड शाहिद खान, बहुत बढ़िया, बी 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 बी। चलिए रोइए मत, रोना तो हमको आ रहा है कि कब जल्दी खत्म करें। ये देखिए क्वेश्चन है कि पीटी, यहाँ देखिए C2NH4 और यहाँ देखिए Cl में पीटी का ऑक्सीकरण अवस्था, आप प्लीज इसको निकाल लीजिएगा। 6 का यहाँ पे आप लोग प्लीज निकाल लीजिएगा, इसको छोड़ दे रहे हैं आप लोग, फटाफट से निकाल लीजिएगा। चलिए क्लोरीन का -1 होता है, बस रख के यहाँ पे निकाल देना है बाबू, बिल्कुल आसान है, एकदम आसान है। अगला यहाँ पे आ जाए कि एंजाइम होते हैं, तो एंजाइम क्या होते हैं, एक प्रोटीन, कितना बार आएगा रे तुम, भागो जल्दी यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाए कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से क्या मिलता है। तो बाबू निम्नलिखित में से हमको क्या मिलेगा, तो सभी बच्चे बता दीजिए कि निम्नलिखित में से हमको क्या मिलता है, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी, 10 का आंसर, जितना तेजी से हो सके उतना तेजी से। सी 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 सी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फिनॉल मिलता है, फिनॉल। बेंजीन का डाइजोनियम क्लोराइड से प्यारे बच्चों गर्म करेंगे तो हमको फिनॉल मिलेगा। अगला आ जाएगी, जब यहाँ देखिए फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो हमको क्या मिलता है। तो फॉर्मिक अम्ल को प्यारे बच्चों क्या किया जा रहा है, इसको गर्म किया जा रहा है, किसके साथ, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि H2SO4 के साथ, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल बनाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 11 का क्या कीजिएगा बाबू, सी वाला ऑप्शन आप लोग राइट मारिएगा, सी वाला ऑप्शन। सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद सही से आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। 1 मिनट, कि जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राप्त होगा बाबू, CO प्राप्त होगा, CO, कार्बन मोनो प्राप्त होता है, कार्बन मोनो, कार्बन मोनो यहाँ पे प्राप्त होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन टोलेन का अभिकर्मक है। ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टोलेन का अभिकर्मक है। तो टोलेन का अभिकर्मक कौन सा है बाबू, ये बता दीजिए। तो टोलेन का अभिकर्मक कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ आप देखिए HgNH3 और आयंस हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप भी इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कैनिजारो अभिक्रिया देता है बाबू, कौन देता है, तो हमारा यहाँ पे HCHO यानी फॉर्मल्डिहाइड देता है, ये भी आपको पता है ना, 14 का, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट की बात किया जा रहा है बाबू कि जो प्रचुर मात्रा में रहता है, तो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट है और ये प्रकृति में प्रचुर मात्रा में भी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा डायसेक्राइड दूध में उपस्थित होता है। तो दूध में क्या रहता है बाबू, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, कि इनमें से कोई नहीं। तो दूध में हमारा क्या पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाता है, ये हम आपको पढ़ाए हैं, तो लैक्टोज हमारा बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होगा बाबू, ये देखिए फिर से पूछ दिया, रेटिनल हो जाएगा, यहाँ पे आपको याद रखना है ना, रेटिनल होगा ना। 17 का फटाफट से बता दीजिए, बहुत बढ़िया। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जो जल में घुलनशील होता है। तो पहले तो डी जिसमें है उसको आप लोग क्या कीजिए, हवा में उड़ा दीजिए। डी जिसमें है सबसे पहले उसको हवा में उड़ा देना है। और यहाँ देखिए कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो यहाँ पे जल में घुलनशील बाबू कौन सा हो जाएगा हमारा, बी और सी क्या होगा, ए भी नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या होगा, बी और सी होगा। अगला आ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन यहाँ देखिए इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन किससे स्रावित होता है, तो अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अग्नाशय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलिए बहुत बढ़िया चांदनी, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने की निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण पूछा जा रहा है कि विटामिन ए की कमी के कारण प्यारे बच्चों कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण ना, तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या होगा, जनन क्षमता में कमी होगा विटामिन ए के कमी के कारण, तो ये आपको याद रखना है। चलिए प्राकृतिक बहुलक निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक किसका, आइसोप्रीन का, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगला आ जाइए बाबू के एल्कीन हाइलाइड को का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है।
एल्कील हाइलाइड का प्रयोग। तो प्यारे बच्चों क्या हमारा क्या बनता है जो वर्ड्स अभिक्रिया कराते हैं बाबू, फटाफट से बताइए तो हमारा क्या बनता है बाबू। इनमें से सभी बन जाएगा, एल्केन, एल्कोहल और एल्कील सब बनता है। तो इनमें से आपको ये सभी का राइट आंसर मारना है। चलिए ये देखिए क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव